नमस्कार दोस्तों। आज 24 अप्रैल को एमपीपीएससी 2020 का जो मेंस का फर्स्ट पेपर हुआ है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला, तो उस पेपर पे हम लोग अब डिस्कशन करने के लिए आज ही हैं। और इस डिस्कशन के हमारे दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो यह है हमारा कि ये जो पेपर आया है वो किस नेचर का है, क्वेश्चंस को किस तरह से पूछने की कोशिश की गई है। और दूसरा उद्देश्य यह है कि पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके अगर हम नेचर को समझ पाए तो अभी जो जून में हमारा पेपर है उसको हम जो है वो कैसे बेहतर जो है वो बना सकते हैं और आने वाले मेंस के पेपर जो है वो कैसे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। पूरा पेपर डिस्कशन करना तो हमारे लिए संभव नहीं है। जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट हम पूरे ही डिस्कशन करेंगे, और जो 5 और 11 नंबर वाले हैं उनकी एक आउटलाइन या फ्रेम बनाने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न पूछा कहाँ से गया है, किस नेचर से पूछा गया है। इस डिस्कशन में हम इस बात पर भी जोर देंगे कि भाई अगर हम पुराने पेपर ही सॉल्व कर लेते तो उससे हमें कितनी हेल्प मिल जाती है इस पेपर को सॉल्व करने में। मैंने जब इस पेपर को भी देखा तो मुझे लगा कि कम से कम 20 से 30% कंटेंट इसमें ऐसा पूछा गया है जो केवल प्री के, आप अगर यूपीएससी एमपीपीएससी के ओल्ड प्री के पेपर ही सॉल्व कर लेते तो आपके क्वेश्चन जो है वो वहां से जो है वो बन जाते। तो बिना देर किए हुए अभी शुरू करते हैं। पूरा जो सेशन है बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, डिस्कशन में पूरे समय साथ में रहिएगा। और इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि जो जून में आपका जो पेपर होगा मेंस का, उसमें आपके बहुत बहुत ज्यादा जो है वो हेल्पफुल होगा। चलिए तो शुरू करते हैं पेपर के साथ। देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो पहला प्रश्न जो है वो पूछा गया है कोड दीजिए के बारे में, है ना। अब इस प्रश्न को करने का बड़ा सरल सा तरीका है। आप कुछ मत करिए, क्लास के बाद अभी यूपीएससी का 2019 का पेपर उठा लीजिए। यूपीएससी 2019 के प्री में पूछ चुकी है कि इनमें से कौन सी साइट जो है वो हड़प्पा से संबंधित नहीं, मतलब उसने जो है ये बेसिक सा प्रश्न जो है वो पूछा था। तो उसमें सोहगोरा करके एक साइट थी जो कि एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ताम्रपत्र अभिलेख है, वो इंडस में नहीं आता। तो अगर हम पुराने पेपरों को ही ठीक से कर लें तो हमारे क्वेश्चन जो है वो इससे जो है वो आसानी से जो है वो बन जाते हैं। तो अब देखिए इसमें लिखना क्या था। पहला तो देखिए 2 लाइन में लिखना है, तो हमको समझ पड़ गया कि इसमें एक तो इंडस वैली की साइट है, फेज 1 और फेज 2 की साइट है, यानी ये प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो है वो साइट है। तो पहला तो आपने लिख दिया कि भाई ये प्री फेज की साइट है हड़प्पा के अंदर, ठीक है। दूसरा जो लिख दिया, अब लोकेशन हमेशा जो है वो कि वो साइट कहां पर होगी ये हमेशा जो है वो आना चाहिए। तो ये पाकिस्तान के अंदर है, तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिंध क्षेत्र के अंतर्गत जो साइट आती है 1955 से 1957 के बीच इसकी जो है वो खुदाई या एक्सकेवेशन किया गया था। तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल सा हो गया, मतलब इसमें आपको कोई मेहनत ही नहीं लगी। आपको पहली लाइन में लिखना था कि हड़प्पा का एक स्थल है, इसका की खुदाई जो है वो 1955 से 57 के बीच में की गई थी, वर्तमान में पाकिस्तान के खैरपुरा जिले में सिंध के अंतर्गत जो है वो सिंध क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो आता है। इतना ही अगर हम लिख देते तो जो है वो आपके 3 नंबर में जो है वो कोई क्वेश्चन जो है वो गलत होते ही नहीं। हाँ, अब एक और चीज है कि मान के चलिए इस तरह के प्रश्न 5 नंबर में आ जाए तो क्या करना है। एक क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बाकी में जो है वो टू दी पॉइंट ही बात करूंगा। क्योंकि क्या होता है ना, हम बहुत खिचड़ी करने की कोशिश करते हैं। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि कोड दीजिए आया तो उसमें वो नदी का नाम भी डालने की कोशिश करेंगे। तो भैया उनने कहा साहब वो लेफ्ट बैंक में है सिंध के किनारे, ठीक है। माना जाता है कि इस क्षेत्र को जो है वो आगजनी के कारण ये नष्ट हो गया था। कोटजी जी के बारे में कहा जाता है कि वो जो है वहां आग लग गई थी, इसके कारण वो स्थल पूरा खत्म हो गया। माना जाता है कि वहां पर जो है वो मदर गॉडेस की जो है वो प्रतिमाएं मिली, कुछ बुल की भी जो है वो मिट्टी से बनी हुई जो है वो हमको प्रतिमाएं जो है वहां पर मिली थी। यहाँ पर इतना सब यहाँ नहीं लिखना कि वहां बुल बुल और मदर गॉडेस मिली, वो जो है वो आगजनी के कारण वो स्थल नष्ट हो गया, ठीक है, वो सिंध नदी के जो है वो बाई और जो है स्थित था। नहीं, आपको केवल क्या लिखना है, 1 और 2 लाइन के क्वेश्चन में है ही नहीं वहां स्पेस आपके पास। तो आपको केवल इतना लिखना था कि एक हड़प्पन साइट है, ठीक है, सिंध क्षेत्र में आती है, वर्तमान पाकिस्तान के अंदर, और इसका उत्खनन 1955 से 57 के बीच हुआ, बस खत्म हो गया। इसके बाद अब शोध सूत्र कॉमन, अगर आपने बेसिक अगर थोड़ा सा भी अगर वैदिक लिटरेचर पढ़ा होगा तो वैदिक लिटरेचर के अंदर स्रोत वैदिक ग्रंथों का बड़ा उल्लेख होता है। तो आप उसमें केवल लिखना था कि वैदिक ग्रंथों का एक भाग है। पहला तो ये हो गया कि शोध सूत्र में क्या लिखना था कि भाई ये वैदिक ग्रंथ से। तो जो नंबर देने वाला होता है, चेक करने वाला होता है, उसकी मॉडल आंसर की होती है, वो उससे मैच करता है। टू दी पॉइंट तो कोई भी नहीं लिख पाता। आप सोचो कि मैं बिल्कुल वैसा के वैसा लिख दूं जैसा वो लिख रहा, नहीं। उसमें उसने देखा कि यार ये वैदिक ग्रंथ है, बच्चे ने भी वो वैदिक ग्रंथ लिखा, तो ये वैदिक ग्रंथ हो, मतलब इसको आप वैदिक ग्रंथ कह सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो हवन कर्म कांड वैदिक विधियों का जो है वो व्याख्या की गई है, ये हो गया।
फिर आप एक आध कोई फेमस जो है वो जो है वो शोध सूत्र लिख सकते हो, जैसे बोधायन का शोध सूत्र जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि मैं समझता हूँ ज्योमेट्री पर उसमें सबसे अच्छा जो है वो कि ये यज्ञ वेदी वगैरह कैसे बनती है वो सब उसके अंदर जो है वो जानकारी हमको मिलती है। और अगर ज्यादा और लिखना है तो आप चारों जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उन सबके एक एक स्रोत सूत्र आप लिख सकते हो, अगर आपने याद करें। नहीं करें तो भी नंबर पूरे देगा। केवल कितने पे कि वैदिक ग्रंथों का एक प्रकार है यहाँ पर श्रोत सूत्र जो है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद सभी के स्रोत सूत्र मिलते हैं हमको। जैसे ऋग्वेद का एक कम से कम याद कर ही लो, और ये ब्राह्मण ग्रंथ और स्रोत सूत्र आप याद कर ही जाना। ऋग्वेद में जो है वो सांख्यान, ठीक है, यहाँ पर ये श्रोत सूत्र जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो फेमस था, ये अपने को याद रखना है। ये दूसरा मतलब बेसिक सा प्रश्न था, उसमें कुछ मेहनत करने वाली जो है वो बात नहीं थी। अब तीसरे की ओर बढ़ जाते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है अमित्र घात के बारे में बात है ना। अब अमित्र घात अरे सबको ही पता है कि बिंदुसार जो था, यानी अशोक का पिता या चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, उसको ग्रीक राइटर जो है वो अमित्र घात लिखते थे। जब भी आप मौर्य इतिहास को पढ़ते हैं तो पहली लाइन में आप जो है वो चंद्रगुप्त के लिए सेंड्रोकोटस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और बिंदुसार के लिए जो है वो अमित्रोचेडस या अमित्र घात का इस्तेमाल करते हैं। अब 3 नंबर कैसे देगा आपको, तो आपको पहली लाइन में तो ये लिखना था कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, जिन्हें यूनानी लेखकों के द्वारा अमित्र घात नाम से पुकारा गया, उन्होंने 298 से 273 बीसी के बीच अप्रॉक्स, मतलब उसका जो समय है, वैसे तो कोरोनेशन उसका 297 में हुआ था, बट 298 टू 273 बीसी के बीच उसने शासन किया। उसका पुत्र अशोक एक महान शासक था। अब इतना सारा तो नहीं लिख पाते वहां, तो 3 लाइन में क्या होता है, पहला कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, जिसे ग्रीक राइटर ने अमित्रोचेडस कहा, उसने जो है वो 273 बीसी तक शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र अशोक मौर्य साम्राज्य का महान शासक बना। बस इतना, ये हो गई कहानी खत्म। इससे ज्यादा आपने को कुछ करने की जरूरत नहीं थी कि अपन और जो है वो कुछ उसमें जो है वो दिमाग लगाए। अगला आता है देवल। अब देवल तो अगर आप थोड़ा बहुत अगर पिछले साल का एमपीपीएससी का पेपर पढ़ रहे थे तो उसी में आता। पिछले साल एमपीपीएससी में एक प्रश्न पूछा था कि चचनामा में, ठीक है, अगर कहा जाए जो हिंदू शाही डायनेस्टी थी उसकी कैपिटल क्या थी। ये पिछले साल एमपीपीएससी प्री ने पूछा, और वो चचनामा में जिस पोर्ट का उल्लेख है, सबसे ज्यादा चर्चित पोर्ट, उसका नाम देवल ही है। देवल एग्जैक्टली क्या है कि जो आज का कराची है पाकिस्तान में, उसके पास एंशियंट टाइम में एक बहुत ही ज्यादा फेमस जो है वो पोर्ट था। ठीक है, या अगर कहा जाए बंदरगाह था। 4-5 तो बंदरगाह ही थे। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए ताम्रलिप्ति आपको याद रखना है पहला, अगर कहा जाए देवल जो है वो नाम याद रखना है आपको। ठीक है, भड़ोच जो था वो आपको याद रखना है। इधर चेन्नई के पास जो है वो अरिकामेंडू एक रोमन कॉलोनी थी, वो आपको याद रखना है, पौंडीचेरी से लगी हुई। तो बेसिक है, आपको ये लिखना था कि प्राचीन काल का एक प्रसिद्ध बंदरगाह, वर्तमान में इस बंदरगाह की स्थिति जो है वो पाकिस्तान के कराची के पास है, यहाँ पर अगर कहा जाए। ठीक है, इस बंदरगाह का उल्लेख चचनामा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में भी मिलता है। अगर इतना भी लिख देते तो इसमें जो है वो इसी में से जो है वो अपने नंबर क्या हो जाते, पूरे हो जाते, मतलब इसके ज्यादा जो है वो कुछ नंबर की जो है वो जरूरत हमको पड़ती है। अगला आ रहा है दीवाने इंशा। अब दीवाने इंशा को बताने की तो कुछ बात ही नहीं बचती। बेसिक अगर कहा जाए दीवाने इंशा की जब हम बात करते हैं तो मध्यकाल के अंदर, अगर आप जितना भी अगर आप मध्यकाल पढ़ेंगे तो मध्यकाल के अंदर जो प्रमुख डिपार्टमेंट्स हैं वो आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरे, जितने भी मेन मेन डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर। तो उन डिपार्टमेंट से दीवाने इंशा जो डिपार्टमेंट था वो शाही पत्र व्यवहार के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ पर एक डिपार्टमेंट होता था जिसको कहते थे दवीर ए मुमालिक, एक विभाग होता था, है ना, दवीर मुबालिक। उसके अंतर्गत जो भी अगर रॉयल जो लेटर्स होते थे वो दूसरे दूसरे देशों को जब भेजे जाते थे तो उसके लिए एक पोस्ट होती थी दीवान इंसा। अब आप पिछले 10 साल से देखो, एक ना एक क्वेश्चन, कभी बोलते हैं दीवाने को ही पूछ लिया, कभी दीवाने इंसा पूछ लिया, कभी अमीरे को ही पूछ लिया। ठीक है, दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात। ठीक है, तो हमेशा याद करो, बहुत सिंपल, मध्यकाल में जितने राजा हुए उन्होंने अगर कोई डिपार्टमेंट पहली बार स्थापित किया है, मतलब वहीं से शुरुआत हुई है, तो वो आपके लिए काम का है। जैसे सिंपल सा, अभी इसको अपन 2 लाइन में फटाक से करते हैं। जैसे जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बना, है ना, तो उसने मार्केट पॉलिसी लेकर आया। तो मार्केट पॉलिसी वाले क्वेश्चन आप अच्छे से उसके तैयार कर लो। मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना तो उसने अमीरे को ही, दीवाने को ही लेकर आया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बना तो उसने 2 डिपार्टमेंट लेकर आ गया, एक दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात। तो ऐसी एक लिस्ट जो है वो अगर कहा जाए कि आप बना सकते हो। तो अब इसमें क्या लिखना था कि मध्यकाल में एक प्रसिद्ध विभाग जहां से शाही पत्र व्यवहार जो है वो होते थे,
राजा की या सुल्तान, राजा तो मत लिखना, सुल्तान वर्ड इस्तेमाल करना, सुल्तान की घोषणाओं का जो मसौदा होता था वो तैयार करना, उसे अन्य राज्यों तक, अन्य देशों तक भेजने का कार्य करना, सभी शाही अभिलेखों को सुरक्षित करना इसका काम था। तो अब इतना सारा कैसे लिखेंगे, पॉइंट कर दिया, ठीक है। पहला कर दिया कि भाई वो शाही पत्र व्यवहार के लिए काम आता था, शाही आज्ञाओं को जो है वो, उनके अभिलेखों को अपने पास जो है वो रखता था। तीसरा, किसके शासनकाल में जो है वो अगर कहा जाए कि बहुत ज्यादा चर्चित हो गया तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में यहाँ पर। तो ये बेसिक सा है। अगला क्वेश्चन, अभी आप पढ़ते होंगे शिवाजी को लेकर तो कितनी सारी चीजें आती रहती है ना। छत्रपति शिवाजी के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा, उनकी फैमिली के बारे में, अगर मराठा इतिहास को नहीं पढ़ा, तो एक क्वेश्चन तो खराब होने ही यहाँ पर। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो शिवाजी महाराज थे, तो शिवाजी महाराज ने 1700 मतलब 1674 में उनका कोरोनेशन हुआ। कोरोनेशन के बाद 1680 में शिवाजी महाराज की जो है डेथ हो गई। शिवाजी महाराज की डेथ के बाद जब राजा राम छत्रपति के हाथ पे सत्ता आई, तो राजा राम छत्रपति की जो है वो पत्नी का नाम जो था ताराबाई। तो आपको ये याद रखना है, पहली लाइन ये हो गई कि छत्रपति राजा राम की पत्नी, ये पहला हो गया। दूसरा कि छत्रपति शिवाजी की जो है वो अगर कहा जाए पुत्र वधु, ये पहला हो गया। अगर आप लिखेंगे छत्रपति शिवाजी की पुत्र वधु और राजा राम की पत्नी जो थी उनका नाम जो है वो ताराबाई था, ये पहला अगर कहा जाए प्रश्न। दूसरा आपको लिखना है कि उन्होंने 1700 से 1708 के बीच जो है वो मराठा साम्राज्य को संभाला था। वो रानी नहीं थी, लेकिन वो एज ए रेजेंट जो है वो काम कर रही थी, मतलब उनको जो है वो संभालने वाला जो है वो कहा जाता है। अपने अल्पायु पुत्र की ओर से वो शासन व्यवस्था को देखती थी ताराबाई। तो अब देखो ना कैसा, कितना सरल क्वेश्चन है। किसी भी वंश में जो पहली महिला शासिका होती है वो याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम गोंडवाना इतिहास पढ़ते हैं तो हम रानी कमलापति गौंड को क्यों पढ़ते हैं, निजाम शाह के बाद उन्होंने सत्ता संभाली ना। तो यहाँ ताराबाई, राजा राम के बाद जो है वो ताराबाई के हाथ में सत्ता आई कि नहीं आई, तो ताराबाई इसीलिए बस अपने को याद रखना है, और कुछ याद ही नहीं। भाई 1700 में क्या हो गया, राजा राम की जो है वो डेथ हो गई, औरंगजेब के खिलाफ वो संघर्ष करते रहे, और जब राजा राम की जो है वो डेथ हुई तो उसके बाद जो है वो सत्ता जो है वो किसके हाथ में आ गई, शिवाजी सेकंड के हाथ में। तो उस दौरान ये पूरा जो साम्राज्य था वो ये देख रही थी, बस खत्म बात। इतना अपने को ये याद रखना है कि रेजिडेंट कौन थी, तो ताराबाई थी। तो इतना सारा मैंने समझाया क्यों आपको, ये भी समझिए। ये इसीलिए समझाया कि भाई फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, पहली महिला, पहला शासक, किसी साम्राज्य का पहला शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, ये अगर हम याद नहीं करेंगे तो एग्जाम में जो है वो हमको दिक्कत आना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है अहोम विद्यो। तो अब देखो ये भी बेसिक है, अगर कहा जाए ये लगभग अब 200 साल कंप्लीट करने वाला है। अभी प्रधानमंत्री जी असम की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने गोमधर कुंवर के बारे में भी बोला था। तो अब इसमें पहली लाइन तो ये लिखना था कि 1828 में जो है अहोम विद्रोह जो है वो उस समय जो है अहोम क्षेत्र कहलाता था पूरा असम। 1828 में अहोम विद्रोह जो है वो असम में हुआ। इस विद्रोह का जो है वो अगर कहा जाए नेतृत्व जो है वो किसने, गोमधर कुंवर ने किया था। तो अब अगर ये दोनों लाइन लिख दी तो 3 नंबर पक्के। पहले 1828 में हुआ असम में, ये पहला हो गया। दूसरा जो है वो इसका नेतृत्व किसने किया था, गोमधर कुंवर ने किया था। ये अब चूंकि इस विद्रोह को भी 100 नहीं मतलब 200 साल हो रहे हैं, तो अब ये दोनों विद्रोह जो है 100 और 200 साल के पूछ लिए उसने, करंट से जोड़ दे, दोनों चर्चा में अभी। यहाँ पर ये वाला जो है वो इसके जस्ट बाद वाला ये भी जो है चर्चा में। अब आप सोचो 1920-21 में जो है वो मोपला चर्चा में आया। तो मोपला क्यों पूछा गया, आप सोच के देखो ना भाई। 1921 में ये पहला विद्रोह था जो मुस्लिम कृषकों ने हिंदू जमींदार और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। मोपला विद्रोह ये 1920 में शुरू हो गया था केरल में, जो मालाबार कोस्ट है आज का, वहां पर जो हिंदू जमींदार होते थे और उनके और अंग्रेजों के खिलाफ ये जो है वो विद्रोह शुरू हुआ था 1920 में, और ये 1921 तक जो है वो ये चलता रहा। तो अब प्रश्न क्यों पूछा, कोई पूछे अरे यार क्या मतलब इतने कितने विद्रोह याद करेंगे, तो थोड़ा याद करना है आपको। केवल क्या याद करना है कि भैया ये 100 साल का घटना है ना। कोई घटना 100 साल, 50 साल, 200 साल, 500 साल इस तरह के ऑर्डर में है तो आपको उसको कॉपी में लिख लेना चाहिए। ये उसी नेचर से जो है प्रश्न पूछा गया। और आप इंटरनेट पे जाइए, मोपला विद्रोह टाइप कीजिए, आपको ना जाने कितना इसका विवाद अभी मिलेगा पढ़ने को। अभी तो पिछले 1 साल से मोपला को लेकर विवाद भी है बहुत सारे। अब उतना तो समझाने का टाइम नहीं, अपन किस दिन आराम से डिस्कशन करेंगे। अगला लाला हरदयाल। तो अब ये तो सबको मालूम है, 2 ही नाम है जो भारत के बाहर बहुत बड़े थे। एक श्यामाजी कृष्ण वर्मा, इंडिया हाउस, ठीक है, ब्रिटेन में स्थापित किया क्रांतिकारियों को सहयोग करने के लिए। और लाला हरदयाल, इन्होंने जो है वो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी, या गदर पार्टी को खड़ा करा। चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये एक न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे उस समय, संपादक थे उसके, उसका नाम था वंदे मातरम। तो ये चर्चा में अभी भी रहता है।
तो अब अपने को क्या लिखना है कि एक प्रसिद्ध जो है वो रेवोल्यूशनरी लीडर यानी क्रांतिकारी, यानी पहला तो ये हो गया कि भाई लाला हरदयाल क्या थे, क्रांतिकारी थे, ये पहला हो गया। दूसरा कि क्यों याद रखेंगे, तो आपको याद रखना है कि उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की, गदर पार्टी की स्थापना की यहाँ पर, कहाँ की, सैन फ्रांसिस्को में। तो बस इतना ही लिखना है कि सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने जो है वो गदर गदर पार्टी की जो है वो स्थापना की थी, और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र के जो है वो संपादक भी थे। वहां उसको वो मतलब अगर कहा जाए उसका संपादन भी करते थे, एडिटर कह लो आप उसको, कि वो एडिटर थे उसके यहाँ पर। तो ये एक बेसिक है। अगला है भील विद्रोह। तो अब एमपी को जब भी पढ़ते हो यार, है ना, तो एमपी के जो रिवॉल्ट्स है ना उसकी कहानी ही भील विद्रोह से शुरू होती है। मतलब पहला अगर कहा जाए मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी झाबुआ, अलीराजपुर से और महाराष्ट्र से लगा हुआ क्षेत्र है, वहां पूरा जो है वो भील विद्रोह वाला जो क्षेत्र, तो उस पे तो क्वेश्चन जो है वो बनना तय ही है। आप कहोगे नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, तो पूछेगा ही पूछेगा उसमें। भील विद्रोह, अब भील विद्रोह में देखो मतलब क्या लिखना था। पहला कि भील विद्रोह शुरू कब हुआ, 1812 से शुरू हुआ और 3 बार हुआ। 1812 के बाद ये फिर खड़ा हुआ 1825 में, फिर खड़ा हुआ 1831 में। तो 1831 वाला जो भील विद्रोह था वो 1846 तक चला। बाद में इसी विद्रोह की चिंगारी से कुछ जो है अगर कहा जाए जनजातीय युवक क्रांति में कूद पड़े, और उन्होंने 1857 की क्रांति में जबरदस्त और अहम भूमिका निभाई, जिसमें ठीक है आप टंट्या भील का नाम बहुत अच्छे से जानते हैं, भीमा नायक का नाम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये पहला होगा। कहाँ हुआ था, तो 2 जगह हैं। एक तो मध्य प्रदेश का, वर्तमान मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, उस समय के हिसाब से खानदेश लिख सकते हो, ठीक है, कि खानदेश के आसपास के क्षेत्र में भीलों के द्वारा जो है वो 1812 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार विद्रोह किया गया। ये विद्रोह बार बार जो है वो उठ खड़ा हुआ। हाँ, अब मेंस के हिसाब से क्या लिखना है वो भी समझ। मेंस के हिसाब से ये लिखना है कि ये जो एक्चुअल व्हील विद्रोह था ना, इसको एक व्यक्ति लीड कर रहा था जिसका नाम था सेवरम। ये पर्सनालिटी का नाम याद रखना है, क्योंकि इसने जो है वो इस विद्रोह को लीड किया। तो इस तरह से भील विद्रोह बेसिक आसानी से आप आंसर जो है वो कर सकते हैं। अगला है ग्यारसपुर। अब ये तो बेसिक है, मतलब अगर आप मध्य प्रदेश को थोड़ा बहुत भी समझते हैं तो ग्यारसपुर के टेम्पल्स देखने लायक, मतलब कभी मौका मिले तो जरूर जाइए, क्योंकि हर साल एमपीपीएससी में कभी वो उदयपुर पूछ लेता है, कभी वो सांची पूछ लेता है, ठीक है, कुछ ना कुछ इससे रिलेट करके तो पूछती है। तो ग्यारसपुर में अपने को पहला क्या लिखना था कि भाई ये ग्यारसपुर जो है वो कहाँ है। नंबर 1 कि ग्यारसपुर जो है वो विदिशा जिले में है, ये पहला तो विदिशा जिले हो गई यहाँ पर। नंबर 2 यहाँ पर कि मध्यकाल में यानी 11th और 12th सेंचुरी के दौरान से यहाँ के मंदिर मिलते हैं। यहाँ पर मध्यकाल में यहाँ कई मंदिरों का जो है वो निर्माण किया गया, जिनके अब अवशेष मात्र जो है वो शेष है। जिसमें सबसे ज्यादा अगर कहा जाए, एक एक तो आपने कभी पढ़ा ही होगा या इंटरनेट पर क्लास के बाद ढूंढिएगा, जिसको अपन हिंडोला तोरण के नाम से जानते हैं। तो हिंडोला तोरण है, ब्रजमठ है, भैरवनाथ की मूर्ति है, ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये सब ग्यारसपुर से प्राप्त हुई हैं, ये आप याद रखिएगा। और अभी सीडीएस में जस्ट पिछले हफ्ते प्रश्न जो है वो अगर कहा जाए साल बंजिका की मूर्ति के बारे में पूछा गया था, उसको भी आप जोड़ेंगे तो वहां भी एक साल बंजिका की मूर्ति जो है ग्यारसपुर में, वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि जो है वो बहुत ज्यादा कोई टफ, अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बिल्कुल मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कहीं कोई बिल्कुल अलग अप्रोच वाला पूछा गया। रघुनाथ शाह, यार अभी 2 दिन पहले ही भारत के गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आए। पेपरों में आया कि साहब अभी इसके पहले पिछले साल आए थे जबलपुर, और ठीक है अभी पेपरों में भी चल रहा है कि अभी इस समय जो है वो ट्राइबल बोर्ड्स को जो है वो के लिए जो है वो ऐसे आर्टिकल्स आते हैं, आपने देखे भी होंगे। तो उसमें पेपर में ये आर्टिकल भी आया कि भाई पिछली बार आए थे तो शंकर शाह, रघुनाथ शाह जो है की जो है वो कर्म भूमि गए, जबलपुर गए, और जबलपुर जाकर जो है वो उनको जो है वो श्रद्धांजलि भी दी शंकर शाह और रघुनाथ शाह को। 18 सितंबर को जो है वो हम बलिदान दिवस भी जो है वो मनाने लगे। तो बेसिक है अपने को उसमें करना क्या था। यहाँ पर गौंड शासक थे राजा, ठीक है, रघुनाथ शाह और शंकर शाह, ये अपने को याद रखना। तो आप 3 नंबर में कैसे लिखेंगे, प्रसिद्ध, ठीक है, गौंड शासक शंकर शाह के बेटे रघुनाथ शाह, ठीक है। दूसरा, इन्होंने 1857 की, यहाँ पर मतलब लिखना तो संभव नहीं है इसलिए सुन ही लीजिए आप, इन्होंने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया, ठीक है, ये आपको जो है वो दूसरा जो है वो याद रखना चाहिए। तीसरा कि अंग्रेजों के द्वारा जो है वो इनको और इनके पिता को 1857 की क्रांति के दौरान तोप से बांधकर जो है वो उड़ा दिया गया था, जिसके बाद अब हम 18 सितंबर को एक बलिदान दिवस के रूप में जो है वो मनाते हैं। इतना अगर आपने लिख दिया तो आपके नंबर पूरे। अब ये कैसा क्वेश्चन है, टेक्निकली देखो, ये क्वेश्चन हिस्ट्री का तो मुझे लगता ही नहीं, ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। आप कोई भी करंट की अगर आर्टिकल कहीं पढ़ेंगे तो शंकर शाह, रघुनाथ शाह का जो है वो क्वेश्चन है। हाँ, मेंस में लिखोगे
तो फैक्ट जरूर लिखना पड़ेंगे। मेंस में आपको 18 सितंबर लिख रहे हो तो 1858 नहीं लिखोगे तो 3 में से 3 नंबर नहीं देंगे कि भाई कब उनको जो है वो तोप से जो है वो उड़ाकर जो है वो बांध के जो है वो उड़ा दिया गया था। तो 18 सितंबर 1858 को। किस क्रांति में नेतृत्व किया? तो 1857 के रिवॉल्ट में नेतृत्व किया। किसके बेटे थे? शंकर शाह के बेटे थे। किस डायनेस्टी से थे? गोंड। तो बस इतना ही हो गया, गोंड डायनेस्टी के प्रसिद्ध शासक। ठीक है, यहाँ पर शंकर शाह के बेटे रघुनाथ शाह 1857 की क्रांति में अपने पिता के साथ क्रांति का नेतृत्व किया। 18 सितंबर 1858 को उनको और उनके पिता को तोप से बांधकर उड़ा दिया गया। वर्तमान में 18 सितंबर को हम बलिदान दिवस मनाते हैं। अब ये क्वेश्चन करंट से हो गया, मतलब अभी 3-4 पूरे 15 में से 4 क्वेश्चन तो जो है वो करंट अफेयर्स के हो गए। मल्हार राव होलकर, मध्य प्रदेश में 2-3 ही तो ऐसी डायनेस्टी है जिनको याद रखना। अभी शुरू में भी मैंने कहा था कि आपको संस्थापक का नाम जरूर याद रखना है, फाउंडर। तो आपको याद होगा कि मल्हार राव होलकर, ठीक है, एक सूबेदार थे बाजीराव के, पेशवा जो बाजीराव थे उनके सूबेदार। 1761 में जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ और उसमें मराठों की हार हुई, तो ये जो सूबेदार थे ये सब क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। होलकर स्वतंत्र हो गए, ठीक है, सिंधिया स्वतंत्र हो गए, गायकवाड़ स्वतंत्र हो गए, ठीक है, यहाँ पर पवार स्वतंत्र हो गए, ये सब स्वतंत्र होने लगे। तो मल्हार राव सोलकर, तो आपको केवल याद रखना है कि 1761 के थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद इंदौर में मल्हार राव होलकर के द्वारा स्वतंत्र होलकर साम्राज्य की जो है वो नींव रखी। उन्होंने 1766 तक यानी 1766 तक जो है वो शासन किया। ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आ गया। अब आप सोचो ना, एक ही जगह से क्वेश्चन टीप लिया 2 जगह। अब आप कहोगे एक ही जगह से कैसे टीप लिया यहाँ पर? तो बेसिक अगर कहा जाए कि ये क्वेश्चन जो है मतलब एक ही साथ जो है वो, अगर आप एक छोटी सी बुकलेट भी पढ़ेंगे, मतलब मध्य प्रदेश की रियासत की, इसमें अभी एक चूंकि मेंस का क्वेश्चन अब ये 5 नंबर वाले में आपको मिलेगा, उसमें बताऊंगा मैं, भोपाल रियासत वाला, उसके साथ इसको जोड़ के बताऊंगा तब। तो ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाला हो गया, ये भील विद्रोह हो गया। भील के बाद जो है वो अब हम अगले के ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर, वो हो गया मल्हार राव होलकर। अब मल्हार राव होलकर के बाद जो है वो आ जाते हैं बुंदेला विद्रोह। सेम, आप जब भी अगर कहा जाए मध्य प्रदेश का इतिहास पर, तो पहला जो विद्रोह है, अच्छा इसमें बहुत बेसिक है, आप एमपी गवर्नमेंट की एक बुक आती है 1857 की क्रांति के ऊपर, एक पिंक से कलर की, आपको होगा तो मैं टेलीग्राम पर उसकी जो है वो लिंक भी जो है वो शेयर कर दूंगा। उसमें जो है वो बुंदेला विद्रोह की जो है वो से ही जो है वो शुरू हुई। तो बुंदेला विद्रोह कब शुरू हुआ? जिस समय भील विद्रोह खत्म हो रहा था ना, अभी कब बताया था भील विद्रोह कब खत्म हो रहा था? लगभग 1842 में। सेम 1842 में बुंदेला विद्रोह शुरू हुआ। तो आपको पहली लाइन तो आपको क्या बताना है कि 1842 में मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह की जो है वो शुरुआत हुई। ये पहला हो गया। यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है वो ये विद्रोह हुआ था, और इसके कारण इसको जो है बुंदेला विद्रोह जो है वो के नाम से जो है जाना जाता है। एक्चुअल इसमें क्या होता है, नारहट के जो बुंदेल ठाकुर थे, उन्होंने ये विद्रोह जो है वो शुरू किया था, और फिर ये विद्रोह जो है वो सागर, दमोह, इसके आसपास के क्षेत्र तक जो है वो फैल गया। तो बेसिक था, मतलब कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं था। मतलब जैसे कहते हैं ना कि बेसिक, अगर आप एक सबसे सस्ती गाइड भी पढ़ते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो मिल जाते हैं, माने टफ नहीं। लेकिन यही क्वेश्चन हम लोग कभी पढ़ के नहीं जाते। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जो नाराहट है वो कहाँ पड़ता है, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि भाई वो ललितपुर में पड़ता है कि सागर में पड़ता है कि कहाँ पड़ता है। तो वो वाले प्रश्न जो है वो आना चाहिए। रानी अवंतीबाई, तो वो सेम हो गया यहाँ पर। अवंतीबाई लोधी का नाम तो सबको मालूम है कि 1857 की क्रांति में अवंतीबाई लोधी ने जो है क्रांति का नेतृत्व किया। तो अवंतीबाई, लक्ष्मीबाई, गिरधारी बाई, झलकारी बाई, ये जो है बेसिक जो है वो आपको पता होना चाहिए। बस इतना, मतलब अभी 15 में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उन्होंने बहुत ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन जो है वो पूछा। बिल्कुल सिंपल प्रश्न जो है वो पूछे। तो अब यहां से जो है वो आगे बढ़ते हैं। ये हो गए 3 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पर। अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन से अब पहले हम क्या करते हैं, जो ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे हैं 3 नंबर के उनको करते हैं। या चलिए पहले इसके भी जो क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 नंबर वाले कुछ बेसिक फ्रेम कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन, फिर जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अब हम ले लेते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चनों के ऊपर आ जाते हैं। एक एक को समझने की कोशिश करते हैं कि 5 नंबर में जो है वो क्या प्रश्न जो है वो पूछे गए। चलिए शुरू करें। तो अब ये जो प्रश्न है 5 नंबर वाले, इनको जब डिस्कशन करना शुरू करते हैं अभी हम, तो एक सेकेंड बस रुकिए, इसको स्क्रीन को फुल पे कर दूंगा।
अब जैसे पहला प्रश्न पूछा है, बालाथल संस्कृति क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता है। तो जब आप भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास जब पढ़ना शुरू करते हैं, मध्य प्रदेश के इतिहास में जब हम प्रगतिहासिक काल, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड जब हम पढ़ते हैं, उसके बाद पहला जो इतिहास पढ़ते हैं, जब हम हड़प्पा पढ़ते हैं, तो हड़प्पा की कोई मतलब इंडस वैली का तो कोई हमारे पास था ही नहीं कि कोई साइट हो। हमारे यहाँ मालवा कल्चर था, मालवा संस्कृति। आपको मालूम होगा कि मालवा एक ताम्र पाषाण संस्कृति थी, है ना, यानी उसको कॉपर से जो है वो जोड़ा गया, उसके इसीलिए उसको जो है वो चैल्कोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है। तो मालवा के कल्चर के साथ जो जुड़ी हुई संस्कृतियां थी, जैसे मालवा में क्या था, एक कायथा था। ठीक है, अभी आपको समझा क्यों रहा हूं कि आप समझो कि प्रश्न को करने के लिए आपको क्या चीजें पता होना चाहिए। कायथा संस्कृति थी, नवादा टोली था, एरण था। ऐसे ही जब आप मध्य प्रदेश से पड़ोस में जाओगे, राजस्थान और महाराष्ट्र, तो वहां भी इस तरह की साइट थी। तो महाराष्ट्र में एक कल्चर था, मतलब ताम्रपाषाण काली, जिसका नाम था आहार बानस। ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए, उस आहार बानस कल्चर में एक बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट थी जिसका नाम था बालाथल। ठीक है, अगर आपको इतना पता है कि आहार बानस कल्चर में आर्कियोलॉजिकल साइट थी, तो आपके 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा तैयार हो गया। मतलब आपको पहला क्या लिखना था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगे हुए सीमा पर ताम्रपाषाण कालीन स्थल, लगभग 1900 बीसी के आसपास की जो है वो साइट, इसको जो है वो माना जाता है। कुछ जो है वो उसकी पुरानी जो साइट्स हैं वो लगभग 2000 बीसी के आसपास की भी है। एक प्रसिद्ध जो है वो पुरातात्विक स्थल है बालाथल, बानस नदी के किनारे था। बानस आपको मालूम होगा चंबल की एकमात्र ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो हमारे मध्य प्रदेश में नहीं आती, चंबल में मिलने से पहले। बाकी ज्यादातर चंबल की जितनी सहायक नदियां वो सब हमारे यहाँ मिलती हैं, बानस को छोड़कर, है ना। बानस सीधे जो है वो चंबल में मिल जाती है राजस्थान की सीमाओं पे। तो अगर सोच के देखो, अगर आपको मालवा कल्चर की साइट्स बेसिक जितनी भी अगर कहा जाए मालवा कल्चर की साइट्स पता है, या चैल्कोलिथिक कल्चर की साइट्स पता है, तो आपका क्वेश्चन तो खुद ही ठीक हो गया। क्योंकि बानस आहार, जब भी आपने जो है वो आहार बानस कल्चर पढ़ा ही होगा, मालवा कल्चर पढ़ा ही होगा, कायथा पढ़ा ही होगा, नवादा टोली पढ़ा ही होगा, प्रभास जो है वो पढ़ा ही होगा। इतने नाम तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कहीं भी किसी भी गाइड को भी पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे। ठीक है, ये सब जो है वो हमारे यहाँ के। तो अब ऐसा देखिए, प्रश्न को समझिए, जरूरी नहीं है कि आपको केवल कायथा पढ़ लिया आपने उठा करके, भैया कायथा है तो यही आएगा, या आपने जो है वो नवदा टोली पढ़ लिया तो नवदा टोली ही आएगा, नहीं। उसके लगी हुई वो संस्कृतियां जो उससे जुड़ी हुई हैं, जैसे अभी कोट दीजिए आ गया ना। अब आप कहोगे साहब मैं तो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, ठीक है, कालीबंगा पढ़ के गया था, कोट दीजिए क्यों पूछ लिया। बेसिक है ना, उससे जुड़ा हुआ स्थल है तो पूछेगा ही ना। तो कोशिश करिए कि जो मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत विस्तृत नहीं है, आपको मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं पढ़ना, जितना है उसको कंप्रेस्ड करके छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए। देखो, ये प्रश्न में प्रॉब्लम क्या है समझो, यहाँ पर ये उन बच्चों के लिए बहुत तकलीफदायक हो गया जिनको बालाथल ही नहीं पता होगा। अगर किसी को केवल इतना पता है यार बालाथल जो है वो मालवा कल्चर से ही जुड़ा हुआ है या ताम्रपाषाण कालीन स्थल था, तो आप अगर मालवा कल्चर का भी 80%, 6 लाइन मालवा कल्चर की मार देते, 2 जो है वहां की मार देते, तो भी आपको 4 नंबर मिल जाते। मैं लिखता तो इसको लिखता है कि ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन वर्तमान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में मालवा कल्चर, ठीक है, जो कि एक ताम्रपाषाण कालीन कल्चर था, ठीक है, फल फूल रहा था। इस कल्चर में जो है वो कई प्रसिद्ध स्थल थे जो कि अपनी अपनी एक अलग पहचान बनाए थे, जैसे कायथा था एक, नवादा टोली था एक, प्रभास था। ठीक है, इसमें वर्तमान राजस्थान में बानस, जो कि चंबल की एक सहायक नदी है, उसके आसपास के क्षेत्र पर बालाथल नाम की संस्कृति थी, जिससे आहार बानस संस्कृति के नाम से जो है वो जाना जाता है। यहाँ पर अगर कहा जाए, इस संस्कृति की साइट्स में हमें तांबे के अलावा ब्रॉन्ज यानी कांसे के भी अगर कहा जाए कल्चर की साक्ष्य जो है वो मिले, इतना मैं लिख के आ जाता वहां। तो ये बेसिक सा था क्या। अब अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के साहित्य में, अरे यार आप सोचो कि सरकार, वर्तमान सरकार तो प्राचीन हमारा विज्ञान उसको आगे बढ़ाने के ऊपर बिल्कुल जी तोड़ मेहनत कर रही है। तो आपको पूरे, अभी आप ज्यादा नहीं 15 दिन का पुराना ही पढ़ लो, 15 दिन पहले ये आर्टिकल पेपर में आया। सरकार ने बोल दिया है कि अब कोई हिपोक्रेट्स की जो है वो शपथ नहीं दिलाई जाएगी। आपको मालूम है कि कोई भी व्यक्ति जब
मतलब डॉक्टरी करता है, एमबीबीएस करता है, तो उसे एक हिपोक्रेट्स ओथ लेना पड़ती है, मतलब उस प्रोफेशन के लिए। अब उस ओथ के जगह पर हम चरक की शपथ दिलाएंगे। आज पढ़िए, आप पेपर ढूंढिए, कहीं ना कहीं जो है वो आपको मिल जाएगा। मतलब अब हिपोक्रेट्स की जगह जो है वो चरक, नियम बदल दिए, चिकित्सा विभाग ने कह दिया नहीं अब कोई हिपोक्रेट्स की, हम क्यों पश्चिमी संस्कृति को जो है वो या पश्चिम के विचारों को आगे लेके साथ चले, हमारी खुद की भी एक समृद्ध संस्कृति। तो प्राचीन काल में हमारे पास क्या वैज्ञानिक नहीं थे, एक से एक थे, कम से कम चलो ज्यादा ना मालूम हो। अब 5 नंबर का था, अगर आप वहां पर एरो बनाकर ही लिखते, 5 ही लिखते, तो पहला आप लिख देते चरक, दूसरा आप लिख लेते सुश्रुत, सबको ही मालूम होगा कम से कम चरक का चरक संहिता हो गया, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता हो गई। ऊपर अभी आपको मैंने बताया था बोधायन, ठीक है, मैथमेटिक्स में जो है वो बोधायन का जो है बहुत बड़ा जो है वो नाम जो है। बाघभट्ट, तो बाघभट्ट की अष्टांग हृदय, तो अगर आपको अपनी लाइफ को मैनेज करना है तो अष्टांग हृदय से अच्छी जो है वो कोई किताब जो है वो आपको नहीं मिल सकेगी। केमिस्ट, केमिस्ट में सबसे बड़ा नाम था नागार्जुन, तो नागार्जुन का जो है वो नाम आप जो है वो लिख सकते थे कि नागार्जुन थे यहाँ पर। मध्य प्रदेश से भी जोड़ देते प्राचीन काल में 2-3 नाम, जैसे आर्यभट्ट का नाम जोड़ देते, ठीक है, बारामीर का नाम जोड़ देते। आप केवल एरो भी बना के लिख देते ना यहाँ पर, बारामीर, आर्यभट्ट, यहाँ पर अगर कहा जाए, ठीक है। और एक ऐसा भी आप वैज्ञानिक जो है वो लिख सकते थे, और उसके साहित्य के ऊपर लिख सकते थे, जीवक, इन सब ने जो है वो वैज्ञानिक साहित्य जो है वो लिखा। ये सब जो है वो लेखक थे, इनकी रचना है। आप हर एक की एक या दो जो है वो रचना लिखी, जैसे बाघभट्ट, तो अभी मैंने क्या बोला कि बाघभट्ट एक प्रसिद्ध थे, उन्होंने अष्टांग संग्रह। अब साहित्य कैसे लिखना था, बाघभट्ट के नीचे लिख देते आप बाघभट्ट का, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यहां पर आपने सपोज मान के चलो बाघभट्ट लिख दिया। अब बाघभट्ट के जो है वो प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य में बाघभट्ट के सामने आपने क्या नाम लिख दिया, एक अष्टांग हृदय लिख दिया, और एक जो है वो उसका अष्टांग संग्रह लिख दिया। ये अष्टांग संग्रह जो है वो आपने लिख यहाँ पर, ये बाघभट्ट की जो है वो 2 प्रसिद्ध रचना। कभी भी आप पढ़ोगे, अपना जीवन अगर आपको बेहतर मैनेज करना है हेल्थ को, तो ये आपको बहुत अच्छे से चीजों को जो है वो समझाने के लिए है। फिर जैसे अगर आप 12 मीर, दूसरा सपोज आपने 12 मीर का नाम लिख दिया, तो मैं 12 मीर में अगर मैं लिख रहा होता, तो मैं 12 मीर में कम से कम 2 तो लिखता, एक तो लघु जातक जरूर लिखता, बड़ी फेमस है विज्ञान के ऊपर जो है सच्ची रचना नहीं। दूसरी जो है वो पंच सिद्धांति का, हम जब ग्रहों की बात कर चुके हैं, जब वेस्टर्न वर्ल्ड इस बारे में कुछ जानता ही नहीं था, कोपरनिकस के सिद्धांतों की हम बात करते हैं, ठीक है, हम गैलीलियो की बात करते हैं, अरे हम उनसे 1000 साल पहले इन विचारधाराओं को जो है वो समझा चुके हैं। बट ये कि हमारा जो समृद्ध साहित्य उसको हम दुनिया तक पहुंचा नहीं पा रहे उस नजरिए से जैसे पहुंचाना चाहिए। तो 12 मीर में जैसे आपने ये लिख दिया, लघु जातक लिख दिया, बृहद संहिता लिख दिया, ठीक है, पंच सिद्धांति का लिख दिया, ऐसे आप और भी, मतलब आपको सभी की कम से कम जो है वो एक एक दो दो रचनाएं जो है वो पता होना चाहिए। तो आपने इस तरह से जो है वो रचनाएं लिख दी, बस ये क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा जो क्वेश्चन, पूरे तो नहीं कराऊंगा मैं, 2-4 क्वेश्चन आपको आउटलाइन बनवा के बता रहा हूँ, फिर सीधे 11 पर जा रहा हूँ, समझा रहा हूँ क्या क्या। अब अकबर की धार्मिक नीति, इतना बच्चों वाला क्वेश्चन है, इस क्लास में सबने ऑलमोस्ट अगर थोड़ा बहुत भी अगर स्टडी कर रखा होगा तो वो अकबर की धार्मिक नीति। अकबर जब शासक बना, उसको सबसे ज्यादा स्ट्रेस था राजपूतों से, तो अकबर की धार्मिक नीति में पहली बात तो आपको ये बताना है कि अकबर ने एक उदार धार्मिक नीति को जो है वो अपनाया। उसने अपनी धार्मिक नीति के तहत जो है वो हिंदुओं के ऊपर से कई तरह के कर, जैसे जजिया उसने हटा दिया, पहला तीर्थ यात्रा कर जो है वो उसने हटा दिया, ठीक है, जो तुलादान प्रथा थी उसके ऊपर लगे हुए प्रतिबंध को जो है वो उसने हटा दिया, ये उसने जो है वो सुधार किए। यहाँ पर दास प्रथा को जो है वो उसने खत्म कर दिया। दूसरा, राजपूतों की प्रति नीति में उसने राजपूतों के साथ जो है वो क्या करे, वैवाहिक संबंध जो है वो स्थापित किए, ये भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अपनी धार्मिक नीति के तहत उसने सुलह कुल का सिद्धांत अपनाया। वैसे सुलह कुल यहाँ पर अगर कहा जाए, सुलह कुल का मतलब होता है यूनिवर्सल पीस। ये सब उसकी धार्मिक नीति। बाकी अगर आप आ, समय कम लग रहा है आपको कि यार मुझे 2 मिनट में ही करना है, क्या करो, तो अकबर की धार्मिक नीति को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं ना, ऐसे एरो बना के। पहला पहला जो फेज था, कब राजा बना वो 1556 में, तो 1556 टू 1582 के बीच का जो समय माना जाता है, ये एक कट्टर मुस्लिम की तरह उसको देखा जाता है। वो 5 वक्त की नमाज अदा करता था, ठीक है, शरीयत के पूरे जो रूल्स होते थे उनको जो है वो फॉलो किया करता था, और इस्लाम के सिद्धांतों के ऊपर ही काम करता था, और काजियों की राय को भी जो है वो माना करता था। इस दौरान इसमें भी और थोड़ा सा अपन बात करें कि जब मजहर की घोषणा करी तब तक का फेस अपन बिल्कुल ही अलग कर यहाँ। फिर इसके जस्ट बाद जो है वो उसका जो है वो उदार जो है वो फेस शुरू हुआ,
दूसरा जो फेस था वो उदार फेस हुआ, उसने दीने इलाही नाम का एक नया धर्म जो है वो लेकर आ गया। तो इस तरह से आसानी से हम क्या कर सकते हैं कि चाहे तो चार्ट के रूप में और चाहे तो सीधे आर्टिकल के रूप में उसको कर सकते हैं, बट वहां देखना जरूरी है कि आपके पास समय कितना है, उसके ऊपर जो है वो ये पूरी कहानी जो है वो टिकी हुई है। ठीक है, अगला जो है वो है भारत के परंपरागत कुटीर उद्योगों का पतन। अब जल्दी जल्दी से करेंगे ना, क्या लिखना है। अब इसमें कई बच्चे दिमाग लगा लेते हैं कि अभी का तो नहीं पूछ रहा, अरे इतिहास का प्रश्न तो इतिहास के पूछेगा। तो क्या था पहला, ब्रिटिश जो नीतियां, मतलब मन से भी अगर आपको नहीं मालूम, अभी तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं मालूम तो सोचो। पहला कि भाई ब्रिटिश जो है नीतियां हैं उसमें बदलाव हुआ। इंपोर्ट क्या कर दिया गया, आयात सस्ता कर दिया गया यहाँ पर। जिस ठीक है, मशीनों से बने जो है वो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ आने लगे, जो है उससे जो है वो यहाँ के बने हुए प्रोडक्ट की प्रतिस्पर्धा क्या हो गई, खत्म हो गई। तो पहला आपने क्या लिखना था कि भाई जो कुटीर उद्योग है उसके पतन का जो सबसे पहला जो कारण था वो ये था कि मशीनों से बने हुए सामान यहाँ आने लगे, जिसके कारण जो है वो परंपरागत जो सामान हम बनाते थे, अब चूंकि परंपरागत आप चीजें बनाओगे तो उनकी लागत क्या होती है, कॉस्ट ज्यादा होती है। मशीनों से बनी हुई चीजों की कॉस्ट कम होती है। अभी आप चंदेरी की एक साड़ी हैंडमेड लेने जाओ और एक रेडीमेड लेने जाओ जो मशीन पे बनी होगी, मशीन वाली 1000 की मिल जाएगी, हाथ वाली 3-4 हजार की मिल जाएगी। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें इस लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ती कि हम क्या लिखें, आप मन से भी लिख सकते हैं। अगर आयात को हम सस्ता कर देंगे तो यहाँ का उद्योग जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, मशीन से बना हुआ सामान अगर ज्यादा हावी हो जाएगा तो हैंडमेड वस्तुएं जो है वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। हाथ से बनी हुई वस्तुओं की लागत हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है, और उसको केवल और केवल वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो अच्छी, अगर कहा जाए मतलब चीजों को खरीदने की क्षमता रखते हैं। जैसे फ्रांस के लोग जो थे उस समय, वो इस तरह की चीजों को ज्यादा खरीदते थे। तो ये जो है वो भारतीय कारीगरों के ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, ये भी एक कारण था। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार प्रसार हुआ, ये भी एक कारण जो था यहाँ पर। तो इससे क्या हुआ कि भारत का जो कुटीर उद्योग था, लघु उद्योग था, कॉटेज इंडस्ट्री, वो क्या होती चलेगी, खत्म होती चली। इसी तरह भारत के गणतंत्र के उदय को भी आप लिख सकते हो। इसकी कहानी आप प्राचीन काल से शुरू कर सकते हो। महात्मा बुद्ध के समय से आप उसको लाकर जो है वो देश की स्वतंत्रता तक छोड़ दीजिए। प्राचीन काल में भी आपको भज्जी और मल दो गण राज्य मिलते हैं, जिसमें भज्जी तो 8 अगर कहा जाए राज्यों का एक संघ था। वहां से ड्राफ्ट शुरू करें और वर्तमान में स्वतंत्रता के बाद जो है वो भारत को गणतंत्र रूप में बताएं कि ये हमने गणतंत्र के रूप में 26 जनवरी 1950 के रूप में देश को जो है वो अपना लिया। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, तो इसमें कुछ बताना ही नहीं है, सबने रटा ही होगा, राज पुनर्गठन, ठीक है, अधिनियम 1956 सबको मालूम होगा कि कैसे जो है वो फजल अली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, कैसे विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, ठीक है, भोपाल स्टेट और केंद्रीय प्रांत से मिलकर आज हमारा राज्य बना। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। झंडा सत्याग्रह बेसिक, अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें कॉमन अगर कहा जाए चीजें हैं तो उसमें झंडा सत्याग्रह। अगला जो है वो आता है स्थानीय त्योहार। अब स्थानीय त्योहार देखो ध्यान से समझना इस चीज को। स्थानीय त्योहार का जो बेसिक मतलब होता है कि कुछ ऐसे फेस्टिवल्स जो हमारे यहीं जो है वो मनाए जाते हैं और भारत में दूसरे राज्यों में जो है वो अगर कहा जाए जाना देखने को नहीं मिलता। जैसे एक सिंपल सी लॉजिक है, आप निमाड़ चढ़ जाओ तो गणगौर त्योहार, ये एक स्थानीय त्योहार हो गया। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, अगर आप इंदौर चले जाओ, मतलब मैं 2-3 ही बताता हूँ आपको तो उससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि क्या बोले, क्योंकि पूरा तो मैंने पहले भी बोला कि इसको समझाना कठिन है। किस दिन में अलग से ये 5 नंबर के क्वेश्चंस को एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करने वाला एक वीडियो आपको बना। अब जैसे अभी के हिसाब से गणगौर सबको मालूम है, पूरे हिंदुस्तान में तो गणगौर होता नहीं है, मध्य प्रदेश राजस्थान यानी स्थानीय त्योहार हो गया। आप निमाड़ कल्चर पढ़ोगे तो गणगौर हो गया। आप मालवा का कल्चर पढ़ोगे, ठीक है, मालवा का जो कल्चर पढ़ोगे तो वहां का सबसे कॉमन स्थानीय जो त्योहार जो है वो होली के बाद रंग पंचमी पर गैर। आप अभी इंटरनेट पे टाइप करिए इंदौर का गैर, तो पूरी दुनिया में फेमस है साहब। इस साल तो 5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे कोविड के बाद। तो गैर महोत्सव जो कि रंग पंचमी के समय जो है वो इंदौर में आयोजित किया जाता है, एक बहुत ही चर्चित जो है स्थानीय त्योहार। ठीक है, श्रवण मास में निकलने वाली अगर कहा जाए रथ यात्रा, ठीक है, ये भी जो है वो आपको याद रखना है। शिव यात्रा, शिव बारात, ये आपको याद रखना। चौथा, अगर आप बुंदेलखंड चले जाएंगे तो फाग उत्सव। पूरे देश में थोड़ी कि आप सोचोगे हिमाचल में फाग मनाते हैं, नहीं, वो स्थानीय पर्व। देखो कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो किसी जगह की पहचान बन जाते हैं ना, जैसे कुल्लू का दशहरा कुल्लू की पहचान है हिमाचल, मैसूर का दशहरा कर्नाटक की पहचान। तो फाग जो है, होली होली खेलते हैं लेकिन उस पे फाग जो है वो फाग हमारे यहाँ उस पे जो गीत गाए जाते हैं, तो नदिया के पार में गाना है जोगी जी धीरे धीरे, कभी सुनिएगा उस गीत को आप।
वो फाग का ही गीत है, बड़ा सुंदर है, बुंदेली में ही जो है वो उसके कुछ वर्ड्स हैं, बड़ा मतलब मधुर है। ईश्वरी के फाग जो होते हैं वो ऐसे ही थे। तो ये स्थानीय त्योहार, अब पता चले आपने उसमें दीपावली लिख दिया, रक्षाबंधन लिख दिया, होली लिख दिया, दशहरा लिख दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये त्योहार संपूर्ण भारतीय, इसलिए कोशिश करिए ये जो लोकल वर्ड लिखा हुआ है इसको समझने की कोशिश जरूर करिए। अगर जो है वो लोकल को जो है वो नहीं समझोगे तो जो है वो अगर कहा जाए गड़बड़ हो जाएगी। अब आते हैं, जैसे अगर कहा जाए भोपाल स्टेट, अरे कमलापति गौंड स्टेशन का जब नाम हुआ तो इतना जो है वो भोपाल स्टेट के बारे में पेपरों में आया कि जितना कभी नहीं पढ़ा होगा आपने। दोस्त मोहम्मद खान के बारे में भी जो है वो आया, ठीक है, हमीदुल्लाह के बारे में भी आया कि भाई हमीदुल्लाह कौन थे, आखिरी नवाब थे। तो बेसिक बताना है कि भोपाल और उसके आसपास गिन्नौरगढ़ पर, मतलब कैसे लिखना है कि भोपाल और उसके आसपास के गिन्नौरगढ़ के क्षेत्र के ऊपर गौंड राजाओं का शासन था, निजाम शाह। निजाम शाह और रानी कमलापति गौंड के बाद, ठीक है, भोपाल में इस्लामिक सत्ता की जो स्थापना, ठीक है, लगभग 1707 के आसपास जो है वो दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा की गई। यहाँ से भोपाल एक नवाबी परंपरा से जुड़ा। उन्होंने इस्लाम नगर को जो है वो अपने गढ़ के रूप में जो है वो चुना। इस परंपरा में जो है वो दोस्त मोहम्मद खान के बाद जो है वो कई शासक आए। फिर पूरे शासकों के तो नाम नहीं लिख सकते कि 5 नंबर में आप पूरे शासकों के जो है एक एक शासक के नाम लिख दो, तो नहीं। तो कुछ जो है वो अगर कहा जाए शुरुआती, जैसे आपने सपोज दोस्त मोहम्मद खान का नाम एक जो है वो अगर कहा जाए लिख दिया, तो दोस्त मोहम्मद खान के बाद जो है वो फैज मोहम्मद खान का नाम लिख दो। फैज मोहम्मद खान के बाद सीधे जो है वो अगर कहा जाए आप गौश मोहम्मद खान का नाम लिख दो, और सीधे फिर शाशिकाओं के ऊपर आ जाओ, सिकंदर जहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, ठीक है, अगर कहा जाए, और फिर सीधे आखिरी में बता दो। इस तरह से भारत की स्वतंत्रता के समय नवाब हमीदुल्ला, ठीक है, आखिरी में। अच्छा, इस तरह के प्रश्न में जब ये प्रश्न खत्म होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो शुरू होते हैं, जैसे 1707 में अपने शुरू करा, तो आपको ये भी बताना है कि इस तरह से भारत की स्वतंत्रता के बाद तक नवाब हमीदुल्ला भोपाल में शासन करते रहे। और फिर जो है वो 1 जून, ये डेट याद रखिएगा, 1949 को उन्होंने विलय पत्र पर साइन कर दिए और भोपाल प्रिंसली स्टेट का जो है वो अस्तित्व खत्म हो गया। और फिर जो है वो ये मध्य प्रदेश का, या उस समय के अगर कहा जाए भोपाल स्टेट का एक भाग बन गई। तो बस बेसिक यहाँ पर है। सेम कहानी जो है वो आपको आगे के जो राजा, जैसे बघेल रियासत पर भी सेम की सेम कहानी आपको लिखना है, कुछ और लिखने की जो है वो जरूरत नहीं है। अब सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, कथन की पुष्टि कीजिए। बड़ा सरल सा है सर, 11 नंबर पे चुटकियों का प्रश्न है, हर बच्चे ने रटा होगा। सबसे पहला कि उसकी टाउन प्लानिंग पूरी लिखना है आपको। कैसे नगरीय सभ्यता थी उसको आपको मत देना है कि सबसे पहले तो वो टाउन प्लानिंग से नगरीय सभ्यता थी। रोड जो बने थे वो ग्रिड सिस्टम के ऊपर बने थे, उनमें जो है वो पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। वहां पर हमको ग्रेड बात और ग्रेड ग्रेनरी देखने को मिलते हैं। पूरा टाउन प्लानिंग 2 हिस्सों में बना हुआ था, अपर टाउन और लोअर टाउन। अपर टाउन को हम सिटेडल के नाम से जो है वो जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर नगरीय सभ्यताओं की क्या क्या विशेषता होती है। नगरीय सभ्यता व्यापार करना पसंद करती है, ये व्यापार करते थे, लोथल से ये ट्रेड करते थे पर्शिया के साथ। नगर, किसी भी शहर को देखो ध्यान से, स्विमिंग पूल गांव में मिलेंगे, सोच के देखो, नहीं मिलेंगे ना। तो नगरीय सभ्यता यानी यहाँ पर बाथ हाउस मिलते हैं। गांव में कैसे रोड होते हैं, आज के गांव मत सोचो, इमेज करो, पुराने गांव के रोड कैसे होते थे, कच्चे होते थे। यहाँ के रोड कैसे थे, इनको ब्रिक्स से बनाया गया। गांव के रोड क्या ग्रिड सिस्टम पे होते थे कि 90 डिग्री के ऊपर काटते हो, नहीं, आड़े टेढ़े कहीं भी कोई भी रोड कहीं से भी निकल गई। यहाँ के रोड ग्रिड सिस्टम पर होते थे। गांव के रोडों में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता था, ठीक है। यहाँ पर जल निकास की एक पूरी व्यवस्था होती थी, नहीं होती थी, रोडों पे पानी बह रहा है। अब देखो, मैंने बार बार बोला ना, आज के गाँव से कंपेयर मत करो, पहले का इमेज करोगे कैसा गाँव था। तो यहाँ का जो है वो बाकायदा ड्रेनेज सिस्टम भी वेल मेंटेन था। सब चीजें डालेंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता का ये वाला जो है क्वेश्चन आसानी से आपका तैयार हो। गुप्त काल की स्थापत्य कला और स्थापत्य कला क्या लिखना है, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। कला और स्थापत्य कला के अंतर्गत गुप्त पेंटिंग लिख दो, 2 जगहों का उल्लेख कर दो। एक अजंता का लिख दो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, मतलब क्लासिफाई कर दो गुप्त काल की कला को, एक चित्रकला, एक मूर्ति कला, ठीक है। यहाँ पर अगर कहा जाए मंदिर स्थापत्य कला, इस तरह से क्लासिफाई कर दो। जैसे चित्रकला अजंता सबको मालूम है, क्योंकि जब भी आप वर्ल्ड हेरिटेज पढ़ते हैं तो पहली हेरिटेज साइट में अजंता ही नाम आता है। 1983 में अजंता ही आई। तो अजंता अपने रंगीन भित्ति चित्रों के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। गुप्त काल के चित्रों के लिए वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। दूसरा जो है बाघ, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित बाघ की गुफाएं, ठीक है, अपने गुप्तकालीन चित्रों के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। ये चित्र में हो गया, बस इतना ही लिखना, ज्यादा नहीं लिखना। मतलब रायता नहीं फैलाना है कि पता चले तुम जो है वो एक ही में कहानी में घुस गए तो पूरा जो है वो एक पेज उसी में कर दिया। तुम्हारे पास वर्ड्स बहुत कम है।
ये बेसिक आपको याद रखना। ये सब चीजें वर्तमान से जोड़कर करना है। स्थापत्य कला में अगर कहा जाए मूर्ति स्थापत्य कला, मत पहला नाम तो यहीं का लिख दो, मध्य प्रदेश का उदयगिरी का। उदयगिरी में आपने जितनी मूर्तियां देखी हैं, 12 अवतार, कैब नंबर 5 देखो, उदयगिरी की बड़ी प्रसिद्ध है, 12 अवतार की मूर्ति वहां पर अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश के, ठीक है, विदिशा जिले की जो है वो उदयगिरी की गुफाएं जो है वो गुप्तकालीन मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, जैसे गुफा क्रमांक 5। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखो कि इस तरह के प्रश्न में मसाला बहुत मायने रखता है। मसाले का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, अगर आप वहां पर 12 अवतार लिख रहे हो ना, लेकिन कैब नंबर 5 नहीं लिख रहे हो, तो आंसर जो है वो थोड़ा सा मजेदार नहीं लगेगा। मतलब उसके अंदर उसको लगेगा यार नॉलेज इसके अंदर है, मतलब कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है बंदे की, कंसेप्ट क्लियर वाली बात जो है वो अपने को दिखना चाहिए। तो वहां पर कैब नंबर 5 डाल दिया कि साहब जो है वो कैब नंबर 5 जो है वो 12 अवतार के लिए जो है वो जानी जाती है। तो ये पहला हो गया। फिर उसी मतलब यहाँ से चले गए एरण, चले गए कि सागर जिले में एरण में जो है वो मूर्ति जो है वो गुप्त काल की है, वहां पर भी एक विष्णु की मूर्ति मिली हुई। ये आपने इस तरह से, अजंता की जो मूर्तियां हैं वो भी गुप्त काल की है। तो इस तरह से गुप्त काल की मूर्ति कला को जो है वो आपने, और थोड़ा सा मध्य प्रदेश से बाहर भी चले जाओ, जैसे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जो कुषाणों के समय शुरू हुआ था, उसमें जो ज्यादातर मूर्तियां बनी वो गुप्त काल में फिर बहुत बनी। तो गुप्त काल की मूर्तियों की एक और बड़ी विशेषता थी कि गुप्तकालीन मूर्तियों में, ठीक है, बुद्ध की भी मूर्तियां मिली, भले ही वो वैष्णव धर्म को मानते थे लेकिन बुद्ध की भी मूर्तियां मिली। तो ये भी आपने उसमें डाल दिया मूर्ति कला। मंदिर, भारत में सबसे पहले मंदिर तो गुप्त काल में बने, पहले मंदिर, ठीक है, चाहे हम देवगढ़ का 10 अवतार टेम्पल ले लें झांसी के पास, ठीक है, चाहे हम नचना कोठार का टेम्पल ले लें, ठीक है, चाहे एरण का टेम्पल ले लें, चाहे मंदसौर में जो टेम्पल मिला यहाँ पर अगर कहा जाए वो टेम्पल मिले, ये जितने भी टेम्पल्स हैं वो गुप्त काल के हैं, जो कि बाद में नागर स्टाइल के टेम्पल कहलाने लगे, क्योंकि इनमें केवल गर्भगृह ही मिला हमको, बहुत बड़े आकार के नहीं होते थे। थोड़ा सा एक एक लाइन आप थोड़ी ऐसी लिखिए वहां पर कि वो मसालेदार लगे। उसको मसालेदार कैसे लगे, जैसे आपने यहाँ लिख दिया कि भाई गुप्त काल में मंदिर निर्माण की कला शुरू हुई, इस समय बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थरों और ईंटों से जो है वो बनाया गया। जैसे देवगढ़ का, झांसी का जो देवगढ़ का 10 अवतार टेम्पल है, इसे पत्थरों की सहायता से बनाया गया। ये मंदिर अपने गर्भगृह के लिए भी जो है वो जाना जाता है। इस समय जो पत्थर इस्तेमाल किए गए ये सभी बलुआ पत्थर होते थे। ये पहला देवगढ़ के यहाँ पर। दूसरा, कानपुर का भीतर गांव का जो टेम्पल है, इस मंदिर को बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग किया गया, तो ये ईंटों से बना हुआ मंदिर हो गया। मतलब उसमें क्या दिमाग लगा। तो ऐसे वो चेक करने वाले को लगेगा यार जगह कम है बंदे के पास, लेकिन बंदे को चीजें पता है पूरी की पूरी, मतलब उसके कंसेप्ट जो है वो अगर कहा जाए क्लियर। तो ये गुप्त काल की स्थापत्य कला। तो मंदिर स्थापत्य कला बता दी, चित्रकला बता दी, मूर्ति कला जो है वो आपने गुप्त काल की बता दी। यहाँ पर अगर कहा जाए ये स्थापत्य कला हो गई। अभिलेख भी बता सकते हो आप, उदयगिरी की गुफाओं में जो है वो अभिलेख मिले हमको गुप्त काल के, अजंता में जो है इंस्क्रिप्शन मिले गुप्त काल के, ये भी आप बता सकते हो। बड़ा सरल सा प्रश्न, एरो बना के करिए उसको, ठीक है, उसमें जो है वो एरो बना के, चार्ट बना के करिए उसको। कभी हम कभी हमको समय मिलेगा तो हम ये 3 नंबर वाले जो मतलब 11 नंबर वाले क्वेश्चन, इनको अच्छे से विस्तार से एक पूरा इसका पेपर टाइप करा के फ्रेम के साथ डिस्कशन करेंगे आपके साथ। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा जाता है। तो दुनिया, हिंदुस्तान में सबसे विवादित बंदा यही था बेचारा, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, क्योंकि जब गयासुद्दीन तुगलक के बाद एक तो इसके हाथ में सत्ता आई, तो पहला तो इसी के ऊपर यही विवाद घिर गया कि इसने अपने पिता को मारा है, क्योंकि जो उसने अपने पिता के लिए मतलब तोरण बनवाया था लकड़ी का, वो उसका पिता उसी में दब के जो है मर गया था, मोहम्मद बिन। तो अब मोहम्मद बिन तुगलक विरोधी गुणों का सम्मिश्रण था। अब इसमें क्या क्या चीजें याद है। पहला तो देखो, सबसे पहले कोई भी इतिहास में जो महान राजा होता है, या जो इतिहास में जो है वो बहुत ज्यादा चर्चित राजा होता है, उसके क्वेश्चंस में आपको एक चीज जरूर याद रखना, उसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, उसकी योजनाएं क्या क्या जो है वो करी, उसने क्या क्या जो है वो अगर कहा जाए कि बनाई ये। तो जैसे सबसे पहले आपको मोहम्मद बिन तुगलक आया, तो आपने पहली लाइन, जैसे आप में से किसी ने, सपोज उसको मैं लिख के बता, अब किसी ने ये शुरू करा कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक जो है, अब लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैं बोल के बता देता हूँ आपको। मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी आपको शुरू करते समय अगर आप पहली लाइन में ये लिखो कि तुगलक वंश का दूसरा शासक गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 1325 में, ठीक है, शासक बना, जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने 1351 तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल उसकी असफल योजनाओं के लिए जाना जाता है। उसके द्वारा निम्न डैश डैश डैश, जैसे उसने सबसे पहले जो असफल योजना बनाई वो दोआब का टैक्स बढ़ा दिया। दोआब के टैक्स के बाद उसने जो है वो आपका टोकन करेंसी चला दी,
टोकन करेंसी के अलावा जो है उसने कैपिटल ट्रांसफर के लिए जो है वो कह दिया, खुरासान विजय के लिए उसने एक सेना भेज दी यहाँ पर। ये तो उसकी शासनकाल में ये जो घटनाएं घट रही थी उसका विरोध जो है वो जनता कर रही थी, लेकिन वो जनता के अगेंस्ट जाकर काम कर रहा था। इसलिए तो कई बार आपने एक लाइन तो सब नहीं पढ़ी होगी कि जब वो उसकी मृत्यु हुई थी तो ये कहा गया था कि प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल। दोनों उसको रक्त पिपासु लोग बोलते थे, स्वप्नशील बोलते थे, पागल बोलते थे, रक्त पिपासु जो है वो बोलते थे। यानी बर्नी, ठीक है, बदायूनी और फरिश्ता जैसे लेखकों ने तो क्या गजब लिखा उसके बारे में, आप सोच नहीं सकते। तो बेसिक मतलब कुछ नहीं लिखना था आपको। मोहम्मद बिन तुगलक, अगर टाइम आपने एग्जैक्ट पहला लिख दिया कि तुगलक वंश का दूसरा शासक जिसने गयासुद्दीन तुगलक के, ठीक है, मृत्यु के बाद 1325 से 1351 तक शासन किया, ठीक है, उसका शासनकाल उसकी असफल योजनाओं के लिए जाना जाता है। और असफल योजनाओं को उसने क्रमबद्ध तरीके से बता दिया, जैसे दुआब का टैक्स, राजधानी बदलना, टोकन करेंसी चलाना, ठीक है, या खुरासान और कराचिल के लिए अभियान करना, ये लिख दिया। बेसिक अगर कहा जाए आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, इसमें कोई मेहनत की जो है वो बात नहीं थी। इसी तरह से सेम जो है वो औरंगजेब, दक्षिण को जीतना औरंगजेब के लिए बड़ा नासूर ही था, क्योंकि शिवाजी को तो कभी हरा ना पाया। बड़ी मुश्किल से राजा जयसिंह के साथ उसने शिवाजी की टिटी करा दी 1665 में, टिटी और पुरंदर। शिवाजी को आगरा भी बुलवा दिया, ठीक है, और 5,000 मनसबदारियों में खड़ा कर दिया शिवाजी को। अब शिवाजी को बात पसंद नहीं है, सब आगरा छोड़ के निकल लिए शिवाजी, एस्केप कर गए। फिर तो औरंगजेब को क्या तमाशा दिखाया है आप सोचिए। सूरत की लूट पड़ी है, कभी आपको मौका मिले इतिहास में पढ़ने का। उसी के कारण हम शिवाजी को जो है वो भारतीय जो नौसेना है उसके जनक के रूप में जानते हैं। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल रीस्टेब्लिश किया। 1674 में आपको स्वतंत्र राजा के तौर पे घोषित किया, कोरोनेशन कराया, और छत्रपति जो है कहलाने लगे। 1680 तक शिवाजी जीवित रहे, 6 साल शासन किया, लेकिन जो किया एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया। तो ये कहानी आप अगर लिंक कर दोगे तो आपका जो है वो दक्षिण नीति उसकी जो है वो असफल थी, मतलब उसकी दक्षिण नीति में बहुत सारी कमियां थी। ये औरंगजेब की आपको याद रखना। अब अगला जो है वो जैसे आ गया आर्य समाज। तो आर्य समाज के सामाजिक, अब हमेशा जब आर्य समाज आएगा तो आर्य समाज को क्या लिखना है, पहले तो आपको ये आर्य समाज, अच्छा देखो क्या होता है, एक और चीज समझो सर, कि कोई भी जो क्वेश्चन होता है ना उसको पहले एक 30 सेकंड में 11 नंबर वाले, बाकी में तो 30 सेकंड का टाइम ही नहीं है मेंस में, और प्री में भी, एमपीपीएससी की प्री में भी, पहले एक इमेज कर लो दिमाग में कि मुझे कौन कौन सी चीज जो है वो उसके अंदर फ्रेम करना है। जैसे आर्य समाज आया तो सबसे पहले आपने दिमाग लगा दिया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। कब करी, तो ना 1875 में करी। डेट एग्जैक्ट, कई लोगों को डेट एग्जैक्ट भी याद होती है, जैसे 10 अप्रैल 1875 को करी, तो वो भी लिख दोगे तो और एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा, अरे यार तभी इसको पता है। कहाँ करी, तो उन्होंने कहा साहब बॉम्बे में करी। तो आपने क्या करा, खाके बनाना शुरू कर दी कि आर्य समाज की स्थापना करी। फिर जो है वो आर्य समाज के सिद्धांत, बेसिक अगर कहा जाए, कोई भी अगर आप फोर्थ पेपर, अब ये पेपर हिस्ट्री में भी है और मैं फोर्थ पेपर में भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, कि आर्य समाज के जो है वो 10 नियम जो है, तो वो जो 10 नियम हैं वही सामाजिक शैक्षणिक योगदान से जो है वो अगर आप जोड़ दोगे तो आसानी से जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक उसमें कुछ जो है वो मेहनत वाला तो था ही। सेम बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है बाल गंगाधर तिलक, तिलक फंड क्या था, ठीक है, होम रूल लीग में जो है वो बाल गंगाधर तिलक की क्या भूमिका थी। स्वराज जो है वो मेरा जन्म सिद्ध, अच्छा आपने एक चीज देखी होगी, ऐसे नेताओं को ज्यादा लिया गया है जो वर्तमान राजनीति के साथ भी जुड़े, ठीक है, उसको भी कहीं ना कहीं जो है वो, मतलब इसमें एक चीज और हमको चीजें जो है वो मैनेज करने को मिलती है कि वर्तमान परिवेश के अनुरूप हमको प्रश्नों को जो है वो करना जो है वो आना चाहिए। जैसे बाल गंगाधर तिलक, तो वर्तमान में आपने देखा होगा कि जो राजनीति है उसमें बाल गंगाधर तिलक जो है वो आज भी एक जो है वो बड़ा चेहरा है। स्वराज की बात आज भी हम करते हैं, तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूंगा, तो आपको ये पता होना चाहिए हाँ साहब बाल गंगाधर तिलक। तो कितनी, अब बाल गंगाधर तिलक में क्या क्या फ्रेम करोगे, सोचो। पहला क्या करा, सबसे पहला तो आपने बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर अगर कहा जाए, ये पहला कर। दूसरा आपने कर लिया कि बाल गंगाधर तिलक ने किन किन चीजों में कंट्रीब्यूशन था उनका। तो पहला, तो कांग्रेस जब स्प्लिट हुई थी 1907 में सूरत में, तो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, तो आपने दूसरा ये फ्रेम कर लिया कि 1907 में बाल गंगाधर तिलक जो है वो एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल के नेता थे, और जो है अगर कहा जाए उन्होंने ही जो है वो कांग्रेस के विभाजन में भूमिका निभाई। हालांकि वो कांग्रेस का विभाजन बहुत लंबे समय तक जो है वो नहीं रहा, ये दूसरा फ्रेम कर लिया।
तीसरा जो है वो आपने क्या कर लेना है कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में होम रूल लीग, एनी बेसेंट के साथ, ये तीसरा। चौथा, राजद्रोह का आरोप, आपको याद होगा उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाया। उन्होंने एक बड़ा अच्छा पेपर पब्लिश किया था, कभी आप पढ़िएगा ऐसे प्री के लिए भी, देश का दुर्भाग्य, उन्होंने एक लेख लिखा था। केसरी नाम का जो पेपर था, दो पेपर चलाते थे, मराठा और केसरी। केसरी में एक लेख लिखा था उन्होंने, देश का दुर्भाग्य। अंग्रेजों को इतना बुरा लगा, उन्होंने सेडिशन का आरोप लगा दिया। आजकल बहुत होता है राजद्रोह का आरोप, राजद्रोह समझते, तो उनके ऊपर लगा था राजद्रोह का आरोप। 1897 में उनको भेज दिया था, कहा कि बर्मा भेजो इसको, तो उनको 6 साल की बर्मा में जो है वो सजा है। तो राजद्रोह का आरोप यहाँ पर अगर कहा जाए, मांडले भेज दिया बर्मा को, वहां कारावास में रहे यहाँ। तो इस तरह से अगर हम उसको जोड़ दें टॉपिक को, तो आसानी से जो है वो आंसर तक जो है वो पहुंच सकते हैं। ये बेसिक हो गया। सेम जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड शायद, हाँ। अगला जो है वो मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हिस्टोरिकल पैलेसेस आप सब लिख सकते हो। ओरछा के बारे में लिख दीजिए, सांची के बारे में लिख दीजिए, ठीक है, मांडू के बारे में लिख दीजिए। पहले तो आप एक फ्रेम कर लीजिए कौन कौन से हिस्टोरिकल साइट्स हमारे यहाँ हैं। तो कम से कम चूंकि 11 नंबर का क्वेश्चन है, तो 6 साइट्स आप बड़ी बड़ी जो है वो बताइए मेन। जैसे पहला आपने बता दिया सांची, ठीक है। दूसरा आपने बता दिया उदयगिरी, ठीक है, ये 2 हो गए। तीसरा आपने बता दिया मांडू, ये तीसरी हो गई। चौथा आपने बता दिया ओरछा। पांचवा बता दिया धार। छठवा बता दिया ग्वालियर, यहाँ पर ये आपने बता दिया। भूल गए, इसी प्रश्न में ऊपर से एक उठा लो, ग्यारसपुर। ग्यारसपुर भी अपने ऐतिहासिक जो है वो हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेसेस के लिए जाना जाता है, लेकिन जाते कम लोग हैं वहां पर। तो ये बेसिक है। तो इस तरह से अब यही जो ऊपर बताया था, बुंदेलखंड, बुंदेला राजाओं के बारे में जो है वो पूरी, जितने भी राजा हुए बुंदेला, उनकी कहानी सुना। होलकर, तो होलकर स्टेट में क्या बता रहा था, कुछ नहीं, मल्हार राव होलकर से शुरू करके देश की स्वतंत्र तक जो होलकर स्टेट रही, उसको पूरा जो है वो आपको समझाना, उसमें कुछ भी नहीं था। बेसिक प्रश्न आपको जो है वो याद रखना चाहिए। इसमें मैंने आपको पहले भी बोला, एक ही काम आपको करना है। मध्य प्रदेश में जितनी भी स्टेट्स हुई मराठा, चाहे वो होलकर हो चाहे वो सिंधिया हो, उनके जो है वो फाउंडर कौन थे, ठीक है, पहला। और अंतिम शासक या देश की स्वतंत्रता के समय जो है वो शासक कौन थे, वो आपको याद रखना, ठीक है। प्लस ऐसे राजाओं के नाम जरूर याद रखना है जो होलकर स्टेट, सिंधिया स्टेट में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट थे। जैसे होलकरों का सबसे महान राजा अगर आपसे कोई पूछ लेना युद्ध विद्ध क्वेश्चन में, तो पढ़ना कभी आप यशवंतराव फर्स्ट को। जबरदस्त था साहब, उसने तो जो है वो पुणे पर अटैक कर दिया था, ठीक है। पेशवाओं को ही जो है उसने अंग्रेजों से टिटी करने के लिए मजबूर कर दिया। उसके चक्कर में तो 1804 में ये सिंधियाओं को जो है वो सब्सिडरी अलायंस में, सहायक संधि में शामिल होना पड़ा, नहीं तो वे शामिल ही नहीं होते सब सहायक संधि में। तो यशवंतराव होलकर, बैटल ऑफ उज्जैन, उसने उज्जैन का युद्ध लड़ा। बैटल ऑफ पुणे, पुणे का युद्ध लड़ा। कितना बेसिक सा पेपर था, सरल, यानी उसमें कोई मेहनत नहीं। तो अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको, इतना मुझे उम्मीद है कि समझ पड़ा होगा कि हम क्या नेचर से इसके बारे में बात कर रहे हैं। ओवरऑल पूरी कहानी में अभी तक जो है एक ही चीज आई है, पहला और अंतिम शासक आपको याद रखना है। वर्तमान में ऐसी सभी घटनाएं याद रखना है जिनको 100 साल, 200 साल, 500 साल हुए। तीसरा, ऐसी सभी घटनाएं याद रखना है जिनको हमारे राजनेता अपने स्टेटमेंट्स में जो है वो प्रयोग में लाते हैं, जैसे शंकर शाह, रघुनाथ शाह, टंट्या भील, भीमा नायक, ठीक है, बिरसा मुंडा, इन सभी से जोड़कर प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, तो सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं फटाफट। सेकंड पार्ट में हम 3 नंबर वाले पे फोकस करेंगे और 5 और 11 वाले पे एक एक, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए करें शुरू। अब ये वाले जो प्रश्न है ना, ज्योग्राफी के 3 नंबर वाले, है ना, इस पे भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। कुछ क्वेश्चन तो अगर आप पुराने पीएससी के पेपर देखेंगे उसी से आ जाएंगे। अब सिंपल सा प्रश्न पूछा है कि भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र का नाम और उसका आविष्कारक। सबको मालूम है भूकंप की तीव्रता के लिए हम 2 स्केल इस्तेमाल करते हैं, है ना, एक मार्केली स्केल और एक रिक्टर स्केल। पर दुनिया भर में इस्तेमाल तो किसका होता है, रिक्टर स्केल का। तो आप वहां पर रिक्टर ही लिखिए, ठीक है। तो पहले तो आपने रिक्टर लिख दिया कि भाई रिक्टर स्केल जो है वो भूकंप की तीव्रता के लिए जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कब से इस्तेमाल हो रहा है रिक्टर स्केल, तो 1935 में उसको पहली बार उपयोग के लिए लाया गया। तो 1935 में रिक्टर स्केल का, तो अब सिंपल से लिखना था, भूकंप की तीव्रता के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल होता है, जिसमें 0 से 9 तक रीडिंग होती है। इसे पहली बार व्यावसायिक उपयोग के लिए 1935 में जो है वो प्रयोग किया गया। तीसरा, अगर लाइन लग रही हो तो रिक्टर स्केल में हर जो है वो अंक की तीव्रता उसके अगले अंक में 10 गुना बढ़ जाएगी।
मतलब सिंपल सी लॉजिक है कि अगर यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है तो इसकी इंटेंसिटी इससे 10 टाइम होगी, ये ध्यान रखना, इसके अगले से 10 टाइम होगी, अगले से 10 टाइम, यानी हर तीव्रता अपने से 10 गुना, यानी 5 के बाद 6 इंटेंसिटी वाला तो कितने गुना ज्यादा हो जाएगा आप समझ सकते हैं, बेसिक है। अभी 3-4 साल पहले प्रश्न पूछा था कोलोराडो रिवर के बारे में, बेसिक, कि भाई जो है वो कौन जो है वो कोलोराडो ग्रैंड कैनियन के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, तो कोलोराडो रिवर जाती है। अरे तो कोलोराडो की अगर सबसे चर्चित अगर कहा जाए ट्रिब्यूटरी है तो वो सेंट जोआना है, और कोलोराडो अमेरिका की बड़ी प्रसिद्ध नदी है, तो सेंट जोआना भी जो है वो अमेरिका की बड़ी प्रसिद्ध नदी है। आप दुनिया के अगर सबसे चर्चित अगर डैम्स प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो वो कोलोराडो पे मिलेंगे, पहला। दूसरा कि पहली नदी जो ग्रेट कैनियन बनाती है नर्मदा से, हमेशा कोलोराडो को कंपेयर किया जाता है। नर्मदा भी अपने महाखड्डों के लिए फेमस है, यानी मध्य प्रदेश की कोलोराडो नर्मदा मान लो आप, वो आइशेप वैली बनाती है, कोलोराडो भी ऐसे आइशेप वैली बनाते हुए महाखड्ड से बहती है। नर्मदा के पास भी अच्छी खासी ट्रिब्यूटरी है, कोलोराडो के पास भी ट्रिब्यूटरी, लेकिन कोलोराडो की ट्रिब्यूटरीज बहुत बड़ी बड़ी है, जिसमें अमेरिका में ये जो सेंट जुआन नदी है ये तो उसकी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध जो है वो ट्रिब्यूटरी नदी के नाम से जो है वो जानी जाती है ना। इसके अलावा उसकी ग्रीन रिवर नाम की भी एक ट्रिब्यूटरी नदी है यहाँ। तीसरा जो है वो बीडब्ल्यू चिन। अब कोपेन क्लाइमेट को अगर आप कभी भी पढ़े, 11वीं की क्लास की आप एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर लीजिए, उसमें कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है ए से एफ तक, ए बी सी डी ई और एफ वो दिया हुआ है। तो उसमें जो ए क्लाइमेट होता है, यहां पर याद रखिएगा, ए जो है वो अगर कहा जाए वो आर्द्र और मानसूनी है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और मानसूनी जलवायु के लिए इस्तेमाल होता है। बी वाला जितना भी है वो मरुस्थलीय क्लाइमेट के लिए प्रयोग में आता है, ठीक है। सी वाला जितना भी है वो टेम्परेट यानी शीतोष्ण क्लाइमेट के लिए जो है वो प्रयोग में आता है यहाँ पर। इस तरह से उसमें क्या करा है उसने, ए बी सी डी ई एफ तरह से क्लाइमेट को 5 हिस्सों में जो है वो क्लासिफाई किया। वो क्लासिफिकेशन जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश पूरा जो है वो ज्यादातर सीडब्ल्यूजी में आता है, ये भी प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अभी पिछले हफ्ते सीडीएस के पेपर में भी ये प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका। तो बीडब्ल्यू सिंपल सी लॉजिक है, डब्ल्यू जो है वो मरुस्थल को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी वेट वाले हिस्से को, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल जो है वो डिजर्ट क्लाइमेट या उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को जो है ये बीडब्ल्यू क्लाइमेट जो है वो, अब ये बताने की जरूरत नहीं कि मध्य प्रदेश में कहाँ होगा, तो एक सेकंड में आंसर लगा सकते हो कि बीडब्ल्यू क्लाइमेट आपने पहले लिख दिया कि कोपेन क्लाइमेट में जो बीडब्ल्यू क्लाइमेट है वो उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को प्रदर्शित कर रहा है, पहला। दूसरा, इस तरह का क्लाइमेट जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर जैसे ही लिखोगे तो आप जो डिजर्ट वाला यानी जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्र में इसको लिख सकते हो। तो बेसिक था, मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है। हाँ ये जरूर है कि आप, मैं आपसे सबसे अनुरोध करूंगा, 11वीं की क्लास में बुक है उसका नाम है विश्व की जलवायु और जलवायु परिवर्तन, है ना। चैप्टर तो मुझे याद नहीं कौन सा, पर आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो उस पर मिल जाएगा। उसमें बहुत ही अच्छे से उसने जो है वो इस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को जो है वो समझाया, वहां से अपन इस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को जो है वो कर सकते हैं। तो एक प्रश्न ये आपको बन सकता है। अगला है चुनाव, तो बच्चों वाला प्रश्न क्यों है, क्योंकि आप सोचिए अभी जितनी बड़ी परियोजनाओं के ऊपर आज ही प्रधानमंत्री जी गए, ठीक है, आज ही प्रधानमंत्री जी गए हैं, तो आज भी जो है वो झेलम का भी उन्होंने उल्लेख किया। आज कल सुबह का न्यूज़पेपर पढ़िएगा, तो आप या मध्य प्रदेश से जाते हो जम्मू की यात्रा पर, तो एक ट्रेन चलती है जम्मू तवी एक्सप्रेस, झेलम नाम ही है उसका, झेलम जम्मू तवी एक्सप्रेस ही बोलते हैं उसका नाम। तो झेलम जो है, मैंने बहुत यात्रा करी झेलम से, झेलम को हमारे यहाँ के लोग जो है बोलते हैं पुणे जम्मू तवी बोलते हैं, पुणे से चलती है जम्मू तवी तक जाती है, तो झेलम तवी तक जा रही। तो एक तो उसकी नदी है झेलम, दूसरी जो है वो नदी है तवी, तीसरी जो नदी है वो है रावी। ये सब जो है वो चिनाब नदी की जो है वो ट्रिब्यूटरी है, चिनाब इंडस की ट्रिब्यूटरी है, और उसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो ये सब नदी है। तो आपको ज्यादा नहीं बड़ी तो कम से कम 3 याद रखिए। एक तो आप जो है वो तवी का नाम याद रखिए, दूसरा जो है वो नाम आप झेलम नदी का नाम जो है वो याद रखिए, तीसरा जो है नाम आप बड़ी है तो रावी नदी का नाम जो है वो याद रखिए, ये आएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो केरवा मिट्टी। अब आप देखिए, मैंने आपको बोला ना पुराने पेपर लगाने का फायदा आपको याद रखिए। एमपीपीएससी ने प्री में अभी 3 साल या 4 साल पहले प्री में पूछ चुका है केरवा भूमि को समझाइए, या केरवा भूमि से आप क्या समझते हैं। तो जम्मू कश्मीर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां जो ग्लेशियर्स है, जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो वो हिमोड़ बनाते हैं, मोरेन, और उनसे जो कंकर पत्थर और मिट्टी बहकर नीचे तराई वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है, उससे जो मिट्टी तैयार होती है उसको केरवा कहा जाता है। और ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो है आपके
क्या बोलते हैं उसको, जाफरान की जो है वो खेती जो होती है, क्या बोलते हैं, मुझे एकदम नाम ही याद नहीं आ रहा उसको, सेफ्रॉन यहाँ पर। तो उसकी जो है वो खेती के लिए बहुत फेमस है। ये प्री में आ चुका है क्वेश्चन। अगर किसी ने 3 साल पुराना, आप उठा के देख लीजिए जाके आप वेबसाइट के ऊपर, ये प्रश्न अभी 3-4 साल पहले जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो केरवा भूमि, जब आपको केवल कितना लिखना था कि कश्मीर हिमालय में, कश्मीर हिमालय को केरवा के नाम से भी जो है जाना जाता है। यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ग्लेशियर्स के से होने वाले अपरदन से इस मिट्टी का निर्माण हुआ, ये खत्म हो गया। नीली क्रांति, तो बस पानी का उपयोग नीली क्रांति है, तो मछली पालन, झींगा पालन, ये सब नीली क्रांति के अंतर्गत आती है। वन लाइन फैक्ट का क्वेश्चन है ये, वन लाइन फैक्ट वाला क्वेश्चन है। क्यों है वन लाइन फैक्ट वाला क्वेश्चन? इसीलिए है क्योंकि जब आप भारत में पढ़ते हैं, इसमें एक अच्छा क्वेश्चन कैसे याद रखना, भौगोलिक उपनाम याद रखिए। नदियों का शहर कैसे कहते हैं, हजार मंदिरों का शहर कैसे कहते हैं, उससे उठाया उन्होंने। ठीक है, झींगा की राजधानी नेल्लोर, आंध्रा में आप जब जाओगे तो आंध्र प्रदेश का जो नेल्लोर है वो हमेशा से ही झींगा उत्पादन के लिए पूरे देश में जो है वो फेमस। ठीक है, आंध्रा और तमिलनाडु तो झींगा में सबसे ज्यादा है, नंबर 1। अगर इंडिया में अगर कहा जाए एक्वाकल्चर में झींगा कहाँ पैदा हो रहा है, तो आंध्रा और तमिलनाडु में। तो आंध्रा में नेल्लोर जो है वो सबसे ज्यादा झींगा का उत्पादन करता है, और हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम यहाँ से पूरा एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, किसी भी लूसेंट में भी लिखे हुए मिल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना, हजार झीलों का देश किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जो है वो, फिंगर लेक्स के नाम से किसे जाना जाता है, बस जो है भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं वन लाइन फैक्ट, वो आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन जो है वो, नर्मदा और ताप्ती किस स्थान पर मिलती, कभी मैंने पढ़ा नहीं आज तक, लेकिन बेसिक है कि जब वो खंबात की खाड़ी में गिरेंगी भड़ोच के पास, तो निश्चित रूप से वहां उनके बीच का जो है वो दूरी बहुत कम रहती है, क्योंकि वहीं वो जाकर वो एस्चुरी बनाती है, यानी ज्वारानद मुख बनाती है। तो ये तो बेसिक है, आप अंदाज से लगा सकते, मतलब एग्जैक्ट तो मैंने भी नहीं पढ़ा, मतलब मुझे नहीं मालूम है कि वो किस जगह जाकर जो है वो एग्जैक्ट बिल्कुल मिली गई जाकर, लेकिन आप एक अंदाज लगाएं कि भाई दो नदियां जा रही हैं और वो खंबात की खाड़ी के पास जो है वो जब गिर रही हैं समुद्र में, और वहां पर जब वो एस्चुरी बनाएंगी यानी ज्वारानंद मुख बनाएंगी, तो निश्चित रूप से उनके बीच का गैप कम होगा। तो ये अंदाज से आप लगा सकते हैं। 3 थर्मल पावर प्लांट, वही लिख दीजिए जो चर्चा में है अभी। संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट लिख दीजिए, संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट लिख दीजिए, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट लिख दीजिए, अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट लिख दीजिए। ढेर सारे तो थर्मल पावर प्लांट है मध्य प्रदेश के अंदर, जो लिखना हो वो लिख दीजिए आप। जैसे अभी हाल फिलहाल में चर्चा में क्या, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आए थे कोविड के पहले, याद करो, संत सिंगाजी खंडवा में जो है वो थर्मल पावर प्लांट है, उसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। तो वो आपको लिख दे रहा है कि हाँ साहब वो, मतलब यहाँ तो आपको पूरा एक्सप्लेन करने का तो मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 ही लाइन है, तो आपने लिख दिया संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट खंडवा। इतना जरूर लिखना है कि संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट खंडवा, वहां पर वर्ड इस्तेमाल करोगे तब जो है वो आंसर तक जो है वो लेकर जाएगा। अदरवाइज जैसे संजय संजय जो है वो वहां पर आपने लिख दिया संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट जो है वो बीरसिंहपुर उमरिया, ये आपने इतना जो है वो लिख देना। तो बेसिक सा था, कोई मेहनत वाला नहीं। स्थानांतरित कृषि, आप मेरा एक ट्राइब्स का वीडियो बनाया है वो पढ़ लीजिए। बेगर ट्राइब, भील ट्राइब, ये सब शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती हैं। प्लस भारत में किस किस राज्य में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और किस नाम से जाना जाता है वो भी मैंने इसमें बताया उस वीडियो में। ठीक है, तो ये बेसिक सा प्रश्न था। वर्षा जल संग्रहण के कोई 3 गुण लिखिए। अब सिंपल सी राज्य, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करोगे, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यानी भूमिगत जल का स्तर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। दूसरा, इरिगेशन के साधन बढ़ेंगे। ठीक है, कृषि की मानसून के ऊपर निर्भरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर ये यहाँ पर, तो ये आसानी से आप मन से भी लिख सकते हैं इसको, कोई ऐसा नहीं कि कोई किताब में पढ़ना पड़े या कोई टीचर पढ़ाए, आपका खुद का कॉमन सेंस भी यहाँ पे काम कर सकता है कि हाँ यार, अगर मैं अपने घर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट लगाता हूँ तो मेरे घर के नीचे भूमिगत जल का स्तर बढ़ेगा इस क्षेत्र में। दूसरा जो है वो, बारिश में अगर मैं कृषक हूँ तो मेरी मानसून के ऊपर जो है वो निर्भरता कम हो जाएगी, अगर मैंने कृत्रिम तालाब बना लिया तो, जैसे राजस्थान में करते हैं लोग बात। राजेंद्र प्रसाद वाटरमैन का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने यही करा। वहां की जितनी जो है वो बावड़ियां थी, कुएं थे, उनको फिर से उन्होंने पुनर्जीवित करा बलसा जल के संग्रहण से यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। अब ये आ गया विजाग गैस। तो कोविड-19 के दौरान विशाखापट्टनम गैस लीक केस मैंने कई बार अपने लेक्चर्स में बच्चों को पढ़ाया, और हमेशा बताया कि एनजीटी ने जबरदस्त जो है वो उसके ऊपर जो है वो कहा जाए कि पेनल्टी लगाई थी। तो आपको सबको पता, अब इसमें कुछ नहीं लिखना था, आपको डेट पता होना चाहिए। ठीक है, मई, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मई 2020 में विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर प्लांट में गैस लीक के कारण हुई घटना को
के नाम से जाना जाता है। इस हिसाब के बाद जो है स्थानीय निकाय और एनजीटी के द्वारा उस प्लांट के ऊपर जो है वो पेनल्टी जो है वो लगाई गई यहाँ पर। अब ऐसे भी आप कभी पढ़िएगा, एक प्रिंसिपल पढ़िएगा, एब्सोल्यूट लायबिलिटी यहाँ पर वर्सेस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब इस तरह के प्लांट्स के ऊपर एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल आता है ना, ये एमसी मेहता केस के बाद है, आप पढ़िएगा कभी, नहीं तो कमेंट करिएगा तो मैं एक आध वीडियो में आपको समझा भी दूंगा वो वाला। एम्फान, अब सीधी सी बात है, हमारे यहाँ है, आपको कुछ ना याद हो तो कम से कम पहली लाइन तो ये लिखिएगा कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। दूसरा कब आया, तो मई 2020 में आया। ये दोनों घटनाएं, वो विशाखापट्टनम प्लांट और ये दोनों घटनाएं एक ही महीने की हैं। जिसने ये प्रश्न उठाया वो करंट अफेयर्स की किसी गाइड से उठाया हो, ठीक है, वो भी मई में घटना घटी थी जो कोविड का फर्स्ट फेज था उसमें। इसका तो मुझे डेट मालूम है कि ये 16 से 20 या 21 मई 2020 तक जो है वो एम्फान चक्रवात आया था और इसने बे ऑफ बंगाल में जबरदस्त कहते हैं कि तबाही मचाई थी। इतने उसके वीडियो डले हुए हैं, लोगों ने डाल रखे हैं। तो हमारे यहाँ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में जो है वो इसने तबाही मचाई और काफी चर्चा में भी रहा। उस दौरान जो है वो कुछ फोटो वोटो भी प्रधानमंत्री जी वाले जो है वो जब वो दौरे पे गए थे वो भी वायरल हुए थे, चर्चा में भी रहे थे, तो उससे भी आप याद रख सकते। अगला जो है वो है सूर्य तुल्यकारी उपग्रह, है ना, यहाँ पर सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है। दो तरह की तो ऑर्बिट होती है, ये आपका अर्थ है। अगर कोई सैटेलाइट इस तरह से जैसे अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, अगर ऐसे घूम रहा है तो वो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट होगा ना, वो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में घूम रहा है। इसके लिए हमको उसको टेक्निकली 35,786 किलोमीटर या 36,000 किलोमीटर पर ले जाना पड़ता है। इसके लिए हमको GSLV जैसे व्हीकल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो ज्यादा पेलोड उठा सके, क्योंकि इतनी ऊंचाई तक जाने के लिए आपको ज्यादा मात्रा में फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी। इनका इस्तेमाल जो है वो हम लोग कम्युनिकेशन वगैरह में बहुत करते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक दिखते हैं, जहां है वहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। तो ये जैसे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। दूसरे ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो पृथ्वी पर ऐसे घूमते हैं, ऐसे मतलब नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में घूमते हैं, उनको सन, क्योंकि यहाँ सन है। अब ये सैटेलाइट अगर ऐसे घूम रहा है तो ध्यान से देखो, सूर्य की रोशनी या सूर्य के संपर्क में तो ये 24 घंटे ही होगा, दिखता ही रहेगा सूर्य उसको। तो इस तरह के सैटेलाइट होते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट्स होते हैं इनको बहुत कम ऊंचाई पर, जनरली ये 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनको हम स्थापित करते हैं और इनके लिए हम PSLV, ठीक है, का इस्तेमाल करते हैं। पोलर सैटेलाइट, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ इस तरह से घूम रहे थे, PSLV का हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। इनका इस्तेमाल हम रिमोट सेंसिंग में सबसे ज्यादा करते हैं। स्पाई सैटेलाइट जितने भी होते हैं, जासूसी उपग्रह जो है वो, उसमें इनका इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा करते हैं। क्योंकि रिमोट सेंसिंग आपको एक टॉपिक है, इसलिए ये जो है वो प्रश्न आपसे जो है पूछा गया। अब भौगोलिक GIS के हार्डवेयर, बच्चों वाली चीज है यार, खुद सोचो कि तुम्हारे पास अभी मैं कौन से हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, ये लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो GIS को भी जब आप रिजल्ट में लाओगे तो आपको एक कंप्यूटर चाहिए, आपको एक प्रिंटर चाहिए, आपको एक प्लॉटर चाहिए। जो बड़े इमेजेस निकलते हैं उनके लिए जो प्रिंटर होते हैं उनको प्रिंटर नहीं कहते, उनको प्लॉटर कहा जाता है। तो आपको प्लॉटर चाहिए यहाँ पर। ये जो है वो आपको उसमें एक डिस्क चाहिए, ये सब जो है वो उसके हार्डवेयर कहलाते हैं। एक अच्छा पावरफुल कंप्यूटर, एक अच्छा प्रिंटर, एक प्लॉटर मशीन, इस सब जो है वो GIS के हार्डवेयर कहलाते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में जो है वो कई तरह के जो है वो GIS के सॉफ्टवेयर आते हैं, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें। क्विक वर्ड, तो ये भी आपको जो है वो याद रखना है कि ये भी इसी से जोड़कर प्रश्न पूछा है। रिमोट सेंसिंग में जो पहला चर्चित सैटेलाइट बहुत ज्यादा फेमस आया वो 2000 के समय US ने लॉन्च किया था, उसका नाम था क्विक वर्ड। तो आपको जो है वो ये बेसिक हो गया कि क्विक वर्ड एक जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए प्रयोग में लाया गया सैटेलाइट है। अमेरिका के द्वारा इस सैटेलाइट को डेवलप किया गया। ये रिमोट सेंसिंग के लिए यानी सुदूर संवेदन के लिए प्रयोग में जो है वो लाया जाता था। जिनको ना मालूम हो वो समझ लीजिएगा, रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के फिजिकल कनेक्टिविटी में आए बिना उसकी फोटो इमेज खींच लें तो रिमोट सेंसिंग। जैसे अगर एक सैटेलाइट आपकी एक फोटो अभी ले रहा होगा जिस जगह की, वो रिमोट सेंसिंग कर रहा है। आप किसी व्यक्ति की फोटो ले रहे हैं तो आप उसके सामने खड़े हो तो वो रिमोट सेंसिंग नहीं। तो इस तरह से रिमोट सेंसिंग 2 पेज का है। NCERT की 11वीं या 12वीं की किताब में रिमोट सेंसिंग का एक पूरा टॉपिक है, उसमें ये पूरे क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड ऐसे कैसे टिपे हुए हैं। कभी भी आप देख लीजिएगा, आप कुछ मत करिएगा, रिमोट सेंसिंग NCERT PDF टाइप करिएगा, आपको एक NCERT की बुक मिलेगी। उसमें आपको सन सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, GIS सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछे गए, कोई टफ नहीं, यानी सिलेबस से बाहर निकलने की कोई कोशिश जो है वो नहीं की गई। आगे बढ़ते हैं। अगर कहा जाए अब
वेदरिंग यानी अपक्षय, कोई भी चट्टान जो होती है वो टूट फूट जो होती है उसको अपन वेदरिंग के नाम से जानते हैं। कोई भी चट्टान जब टूटती, वेदरिंग के बाद ही इरोजन शुरू होता है। पहले चट्टान टूटेगी उसको बोलेंगे अपक्षय, और उसके बाद फिर जब वो एक जगह से मिट्टी के रूप में बहना शुरू होगी तो उसको बोलेंगे अपर्दन, वेदरिंग के अगले। तो क्या होती है, रासायनिक वेदरिंग हो सकती है, ठीक है, भौतिक हो सकती है यानी फिजिकल हो सकती है, यहाँ पर जैविक हो सकती है, बायोलॉजिकल हो सकती है, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल वेदरिंग। जैसे सबसे कॉमन अगर कहा जाए वेदरिंग आपको याद रखना है, तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि भाई एक चट्टान है, उसमें एक पेड़ लग गया, पेड़ की जड़ें जो है वो चट्टान को जब क्रैक करेंगी, तो क्रैक करने से वो जो चट्टान टूटेगी, वो टूटने की घटना जो है वो अपक्षय कहलाती है, उसको ही वेदरिंग जो है वो कहा जाता है। तो ये वेदरिंग यहाँ पर आ गया। तो अब यहां से अगर अपन देखें, तो अभी समझाने का तो टाइम नहीं है, लेकिन उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, अभी मैंने आपको क्या कहा कि आप एनसीईआरटी की बुक जब खोलेंगे तो उसके अंदर जो है आपको कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो है मिलेगा। उस कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में आपको जो है वो सवाना तुल्य जलवायु भी मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पर उसमें जो है वो स्टेपी तुल्य जलवायु भी जो है वो आपको जो है वो मिल जाएगी बेसिक। तो ये तो जैसे लेटराइट मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया, तो उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो रॉक से होती है, ये वेदरिंग से ही जो है जुड़ जाएगा। इस तरह के प्रश्न को जैसे अगर कहा जाए, ये जितने भी प्रश्न यहाँ पर है लेटराइट मिट्टी के निर्माण, तो मिट्टी के निर्माण, अब मिट्टी के जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वही लेटराइट की होगी, वही ब्लैक सॉइल की होगी, वही लाल पीली मिट्टी की होगी। कोई भी मिट्टी की निर्माण प्रक्रिया अलग अलग तो नहीं होगी। तो मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था मिट्टी अब मृदा निर्माण की प्रक्रिया का, यूट्यूब पे, हालांकि देखा ही बहुत कम लोगों ने। क्या होता है ना कि जब चीजें बहुत ज्यादा सरलता से की जाती हैं तो लोगों को लगता ही नहीं कि हमारे काम की, ठीक है। तो ठीक है, अब उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। एक सेकंड जरा रुकिए यहाँ। तो ये भी एक जो है वो बेसिक अगर कहा जाए आपको प्रश्न जो है वो आ सकता है। तो सिंपल सी लॉजिक है, मध्य प्रदेश के वन संपदा की प्रमुख विशेषताएं आसानी से आप लिख सकते हैं। कोल संसाधन का भौतिक वितरण मध्य प्रदेश में आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कोई भी प्रश्न है उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको ये जरूर लिखना है कि उसकी जो की लाइंस हैं वो क्या है। जैसे वन संपदा आपको मालूम है उष्णकटिबंधीय वन है, पर्णपाती वन है मध्य प्रदेश के अंदर, सागौन, साल, शीशम के वन सबसे ज्यादा जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर कहा जाए वनों से मिलने वाली जो संपदा जैसे लकड़ी है, महुआ है, ठीक है, अगर कहा जाए गौण संपदा है यहाँ पर, ये लिखना आना चाहिए। कोयला, सबको मालूम है कि कोयला भारत में दो तरह की रॉक्स में मिलता है, ट्रिशियरी वो नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, गोंडवाना वो संपूर्ण बचे हुए भारत में मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना जो है वो रॉक बेल्ट में जो कोयला पाया जाता है। सीधी, सिंगरौली बेल्ट लिख लीजिए। फिर इसके बाद नीचे चले जाइए आप, कान्हा, पेंच वैली के बारे में लिख लीजिएगा, पाथाखेड़ा के बारे में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप तवा घाटी के बारे में लिख दीजिएगा, तो आसानी से उसको जो है वो कर सकते हैं। तो सरल प्रश्न बात यह है कि प्रश्न, कोई भी प्रश्न जो है वो मतलब अलग नेचर का नहीं पूछा है। जैसे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है खुद लगाओ। पहला ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन का है इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन है वो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। उद्योगों से जो निकलने वाला जो कचरा है वो जब अगर कहा जाए कि किसी जगह उसको नदियों में या खुले में बहा दिया जाता है तो जमीन में रिस कर वो नीचे चला जाता है, जिससे वो भूम जल को प्रदूषित कर देता है। या सीवेज, अगर हम सीवेज को ट्रीट ना करें, नीचे से कच्चा हो सीवेज अगर कहा जाए बहने वाली जगह, तो वहां से वो रिस रिस कर जो है वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है। ऐसा जो ग्राउंड वाटर होता है उसको ग्रे वाटर कहने लगते हैं लोग बाग। तो ये बेसिक हम ग्राउंड वाटर के ऊपर जा सकते हैं। तो ऐसे अगर आप नीचे तक जाएंगे तो सभी प्रश्न सरल पूछे गए हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, हाँ, ज्योग्राफी में ये जरूर याद रखिए कि जब भी आप चक्रवात लिखें या कोई भी क्वेश्चन लिखें तो उसके डायग्राम जरूर बनाएं। जैसे आपने उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनाया तो आप चक्रवात के अंदर ऐसा एक डायग्राम बना दें अंदर की ओर, जैसे ये बना दिया, इसमें अंदर आपने सपोज 900 मिली बार जो है वो प्रेशर लिख दिया, तो बाहर जो है वो 1000 मिली बार प्रेशर लिख दिया। हवाएं जो है वो, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर जा रही। हम कुछ की फीचर्स अलग से, पहले उष्णकटिबंधीय चक्रवात आ गया तो की फीचर्स पहले ही दिमाग में सेट कर लीजिए कि भाई चक्रवात होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज हवा चलेगी। दूसरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, निश्चित रूप से हवाएं उच्च
वायु दाब के क्षेत्र से निम्न वायु दाब के क्षेत्र की ओर चलेंगी, यानी बाहर की ओर जो है वो हाई प्रेशर होगा, अंदर की ओर लो प्रेशर होगा। सबसे अंदर वाला हिस्सा उसको आई ऑफ द साइक्लोन के नाम से जो है वो जानेंगे यहाँ पर, ठीक है। या उसके बाद अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अंदर, हम अभी जो वर्तमान में, जैसे इसी में ऊपर जो है वो चक्रवात पूछा गया, वो भी आप लिख सकते हैं, उसके नाम जो है वो लिख देंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात साइक्लोनिक रेनफॉल बहुत करते हैं, उनसे काफी भारी बारिश होती है, तबाही होती है, वो सब फ्रेम कर लिया यहाँ पर अगर कहा जाए, और उसके बाद उसको कर दिया। तो बेसिक है, मतलब ये वाले प्रश्न में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जैसे पवन के मुख्य प्रकार बताइए, आप किसी भी गाइड को उठाएंगे तो आपको पवनों के या विंड्स के टाइप जो है वो आसानी से मिल जाएंगे, कि क्या सीजनल विंड्स होती हैं, क्या लोकल विंड्स होती हैं, ये आसानी से, जैसे आप उसको क्लासीफाई कर दीजिए, सीजनल विंड मौसमी पवने जो है वो अगर कहा जाए, हमारे यहाँ मानसून है सीजनल विंड, ठीक है, साउथ वेस्टर्न मानसून सीजनल विंड्स के कारण बनता है हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। लोकल विंड्स स्थानीय पवने जो होती हैं, जैसे हमारे यहाँ लू चलती है, गर्मी में अभी चल रही है, अप्रैल मई में चलने लगी, इस बार तो हर बार तो जो है वो जून मई जून में चलती है लू, ये लोकल विंड्स हो गई अगर कहा जाए, ठीक है। स्थानीय पवनों के अंदर हम सी ब्रीज, लैंड ब्रीज का नाम लिख सकते हैं, समुद्री समीर, जल समीर, घाटी समीर, पर्वतीय समीर, ये सब चार्ट बना देने, ये सब बने हुए हैं मेरे पास, लेकिन कुछ टफ नहीं। कोपेन, ठीक है, थ्रेवेनबर्ग, कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बता देना भाई, कोपेन ने जो है वो, अच्छा ऐसे क्वेश्चन स्मार्ट जरूर करना है ना, ये ध्यान रखिएगा, स्मार्ट आपको जो है वो जरूर बताने चाहिए। जैसे सपोज कोपेन क्लाइमेट आपने लिखा, एक और चीज मैं भी जाते जाते बता देता हूँ, कोपेन का क्लाइमेट करा आपने, तो आपने बताया कि सब कोपेन ने 5 हिस्सों में क्लाइमेट को क्लासिफाई किया, ठीक है, ए, बी, सी, डी और ई। इसमें से ये 4 जो है ना कोपेन के क्लाइमेट ग्रुप्स हैं, ये टेम्परेचर बेस्ड है, तापमान आधारित है, मतलब इनमें जब भी एक क्लाइमेट आएगा उसमें कहीं ना कहीं वर्ल्ड में टेम्परेचर एंट्री मार जाएगा कहीं से, ठीक है, यानी तापमान वो रहेगा ही रहेगा जलवायु में। और जो एक जो है वो अगर कहा जाए, यहां पर अगर कहा जाए, वो तापमान के ऊपर जो है वो निर्भर ना होकर प्रेसिपिटेशन के ऊपर, यानी वर्षण के ऊपर निर्भर है। तो वर्षण के ऊपर जो निर्भर होता है वो होता है केवल बी वाला, यहां पर अगर कहा जाए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अगर टेक्निकली कोपेन क्लाइमेट को आप वहां क्लासिफाई करोगे तो कैसे करोगे, कि ए लिखोगे, सी लिखोगे, डी लिखोगे, यहां पर अगर कहा जाए ई लिखोगे, ये 4 जो है वो टेम्परेचर यानी तापमान पर निर्भर है, ठीक है। मतलब इनसे कोई पूछेगा कि भाई कोपेन के जो है वो कितने, तो 4 जो है वो तापमान के ऊपर है, और तापमान से ही इन 4 को अगर कहा जाए आर्द्र जलवायु के रूप में जाना जाता है, मॉइस्ट, आर्द्र जलवायु के जो रूप में जो है वो जाना जाता है, ठीक है, यहाँ ई को। और जो बी जो है वो प्रेसिपिटेशन के ऊपर निर्भर है, यानी वर्षण के लिए जो पानी गिरता है ना, उसको रेनफॉल तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली जो है वो पानी का गिरना क्या कहलाता है, वो प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तो वो ड्राई, अगर मान के चलो उसमें नमी नहीं होगी तो जलवायु कैसी हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, इसलिए बी क्लाइमेट जो है वो केवल ड्राई क्लाइमेट यानी शुष्क जलवायु को दिलवाता है। तो अगर आपने वहां डायग्राम में ऐसे बना दिया ऐसा डायग्राम कि ये साहब कोपेन ने इसको क्लाइमेट को 5 तरह से क्लासिफाई किया, जिसमें ए सी डी ई को तापमान के आधार पर बाय टेम्परेचर, ठीक है, आर्द्र जलवायु के रूप में परिभाषित करा उसने, बी को जो है वो वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन के आधार पर जो है वो शुष्क जलवायु के रूप में परिभाषित किया, फिर उनके आप को एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। फिर भारतीय मानसून की उत्पत्ति, बच्चों वाला प्रश्न है यार, भारतीय मानसून की उत्पत्ति, दक्षिण पश्चिम से मानसून की उत्पत्ति होती है हमारे यहाँ, कैसे बताओगे भारतीय मानसून की उत्पत्ति, यहाँ से बताओगे, ये 1 जून को मानसून एंटर हुआ, ये 5 जून को यहाँ पहुंचा, ये 10 जून को यहाँ पहुंचा, ये 15 जून को यहाँ पर पहुंचा, ठीक है। हमारे यहाँ जो 10 जून को बंबई वाला मानसून की शाखा है वो बारिश करती है, ये आ गया अरब सागर से मानसून की है ना, यहाँ पर इस सेम जो है ब्रांच यहाँ से एंटर होती है म्यांमार से, उसको बे ऑफ बंगाल की ब्रांच कहते हैं, ठीक है। ये जो है वो अगर कहा जाए 2 तरह से मानसून एंटर होता है, डायग्राम बना देना। ये पहला हो गया मानसून की उत्पत्ति। अब मानसून की उत्पत्ति के लिए क्या क्या चीजें याद रखना है, पहला ITCZ बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। फिर दूसरा अल नीनो साउदर्न ऑक्सीलेशन आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, साउथ वेस्टर्न मानसून की थ्योरीज आप जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ लो, आसानी से 9th क्लास का जलवायु का चैप्टर है एनसीईआरटी का, आप पढ़ लोगे तो उससे अच्छा उससे सरल मानसून कोई नहीं समझा सकता। जाते जाते आपको चलिए मैं रोक कर एक, आपको बार बार लग रहा होगा कि क्या किताबों में ऐसी तरह से लिखा हुआ है, तो बेसिक है, मैं आपको रोक 1 मिनट के लिए स्क्रीन को जो है वो स्टॉप करके वो दिखा भी देता हूँ जाते जाते सभी लोगों को, 1 सेकेंड ना।
ये देखिए 9th क्लास की बुक खोली मैंने अभी आपके लिए। इसमें एक टॉपिक है जलवायु। इस जलवायु में बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा भारत में मानसून कैसे आता है, उसके लिए क्या क्या चीजें, जैसे मानसून को लैटिट्यूड जो है वो असर डाल रहे हैं, एल्टीट्यूड जो है वो असर डाल रहा है, वो बताया उन्होंने। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड का क्या असर है, ये भी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे असर डाल रहे हैं, और नीचे उन्होंने बहुत अच्छे से इसको क्या करा, ITCZ के साथ डायग्राम बनाकर शुरू किया। जब ये आप थोड़ा सा नीचे गए, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, सीधे नीचे ये, तो ये जो अभी मैं आपको डायग्राम बना रहा था, ये लगभग यही। ये भारत में मानसून के प्रवेश के दो रास्ते, एक जो है वो साउथ वेस्टर्न मानसून अरब सागर से आया, तो मध्य प्रदेश में तो अरब सागर से एंटर हुआ, और दूसरा जो है वो बंगाल की खाड़ी से। अगर यही चित्र अगर हम वहां बना दें, या ये डायग्राम हम बना दें, तो आसानी से जो है वो हमारा ये जो है वो क्वेश्चन तैयार जो है वो हो सकता है, मुझे मतलब लगता है। तो ले देकर मुझे पूरा विश्वास है आप इस बात को जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो समझ गए होंगे कि एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ एफर्ट्स वाले प्रश्न नहीं है, सरल और सहज प्रश्न हैं जो हम रोजमर्रा की जो है वो एक सेकंड में इसको जरा आपकी स्क्रीन शेयरिंग को जो है वो बंद कर दो। ठीक है, एक सेकंड, तो एक मिनट बस है। तो बस एक सेकंड, एक्चुअल क्या है ना कि इसमें स्क्रीन शेयर, चलिए ठीक है, इतने में ही आपको वैसे आ ही नहीं होगी मेरी बात समझने। तो प्रश्न जो है ना एग्जाम में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, तीन चीजों के ऊपर टिके हुए हैं, अपने आसपास के करंट इश्यूज से अपडेट रहिए। ठीक है, बेसिक डायग्राम्स बनाकर जो है तैयारी कीजिए। ठीक है, पुराने पेपर जरूर लगाइए। देखा होगा आपने, आज पहले ही क्वेश्चन 2019 का आईएएस के पेपर का है, 2019 के आईएएस के पेपर के। तो खुद समझ सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप सबने अच्छे से जो है वो, अगर कहा जाए कि मुझे सुना, मेरे साथ रहे, और इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि हर एक क्वेश्चन को विस्तार से नहीं समझा पाया। उसका कारण भी है कि अ, आप लोगों की ही एक इच्छा रहती है सदैव कि आप जो रिकॉर्डिंग करते हो वो बहुत, मतलब 5-6 घंटे की क्लास मत करो सर, आप जो है आधे पौन घंटे में समेट के बता दो। हालांकि वो संभव नहीं होता, आप अधजल गगरी छलकत जाए जैसी बातें होती हैं, पर फिर भी हमने कोशिश करी कि किस नजरिए के प्रश्न आए, कैसे आए, और इसी नजरिए से आप अपनी तैयारी करेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। और चूंकि अभी हमारा चैनल तो बिल्कुल नया ही है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा, आपके कमेंट्स देखकर मुझे खुशी होती है, उत्साह भी बढ़ता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा इसको। जितने लोगों तक आप शेयर करेंगे, जितने लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, एक मनोबल बढ़ता है, इसमें दो राय की बात नहीं। जब कोई एक चैनल को सब्सक्राइब करता है, एक अच्छा कमेंट करता है, तो लगता है कि नहीं हम सही दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि देखिए उद्देश्य आप तक पहुंचने का केवल ये नहीं है कि कितने सारे सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, कितना चीजें हम दे पा रहे हैं। उद्देश्य है कि हम जो दे रहे हैं क्या वो आपके रिजल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम सही दिशा में, नहीं हो रहा है तो आई थिंक फिर हम गलत दिशा में। तो बहुत बहुत आप सबको शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, और ईश्वर करे कि आपको सफलता मिले, जून के पेपर के लिए तैयार रहिए अच्छे से। और अभी ये सीरीज कंटिन्यू रहेंगी, पूरे 6 के 6 पेपर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी तरह से। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ, जो सेकंड पेपर है उसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।